बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, लास्ट सेमेस्टर्स में मैंने तमाम कोर्स की वीडियो बनाई और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन जो गेस्ट पेपर मैंने दिया था और सॉल्यूशन दी थी, सारा पेपर जो है उसी में से आया और स्टूडेंट्स के मैसेज आए कि उन्होंने अच्छे नंबरों से अपने कोर्सेज़ को पास कर लिया। तो इस वीडियो में मैं 386 कोड इंग्लिश का जो है इंटर का, उसके बारे में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा और उनका सॉल्यूशन दूंगा। इस वीडियो की खास बात यह है, पहले वाली वीडियो जो 386 कोड पे बनी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी जबरदस्त वीडियो है, लेकिन इस वीडियो में जो खास बात है वो ये है कि इसमें 3 बातों को मैंने मद्देनजर रखते हुए इस वीडियो के क्वेश्चन जो है वो डिजाइन किए हैं, जो आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल है। पहला पॉइंट जो है कि आपकी असाइनमेंट्स के तकरीबन तमाम क्वेश्चन जो है वो इसमें कवर होंगे। आपके जो भी असाइनमेंट है, जिस लेवल की भी है, असाइनमेंट 1 और 2 जो है उसके तमाम क्वेश्चन जो है इसमें कवर होंगे। और दूसरी बात जो है कि आपके प्रीवियस जितने भी पेपर हैं 386 कोर्स के, इसमें जितने प्रीवियस पेपर आए हैं उनके क्वेश्चंस को मद्देनजर रखते हुए मैंने क्वेश्चन के आंसर डिजाइन किए हैं। और तीसरी जो बात है कि न्यू पैटर्न जो है, पेपर पैटर्न है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का, उसका खास ख्याल रखते हुए मैंने उसके मुताबिक जो है वो आंसर डिजाइन किए हैं। इस वीडियो को एंड तक देखें, पेशेंस के साथ, सब्र के साथ। इंशाल्लाह आपको फर्दर तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके तमाम क्वेश्चन इंशाल्लाह पेपर में भी हल हो जाएंगे और आपको रट्टा भी नहीं लगाना पड़ेगा। बड़े आसान तरीके से, बड़े ही जबरदस्त तरीके से मैंने भरपूर कोशिश की है कि स्टूडेंट्स के लिए आसानी पैदा की जाए और मेरा मकसद भी यही है कि स्टूडेंट्स के लिए आसानियां पैदा करना। तो इंशाल्लाह अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आप खुद फील करेंगे कि आप में काफी तब्दीली आ चुकी है और कॉन्फिडेंस के साथ आप असाइनमेंट भी अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर लेंगे और आपके जितने भी पेपर के क्वेश्चन आएंगे वो भी अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करेंगे और इंशाल्लाह आप A+ ग्रेड में पास होंगे। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। इंशाल्लाह आप बहुत कुछ सीखेंगे, आपको बड़ा फायदा होगा, आपको मेहनत कम करना पड़ेगी और आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम एक ऐसा मजमून करेंगे, एक ऐसा ऐसे करेंगे या पैराग्राफ करेंगे कि जो किसी भी टॉपिक पर फिट आ जाएगा। ब्लैंक में आपने जस्ट अपना टॉपिक लिखते जाना है, कोई भी सोशल इशू है उस पर आप ये ऐसे या पैराग्राफ लिख सकेंगे। और इसकी एक और बड़ी बात यह है कि आप जितना लेंथ में याद करना चाहें उतना कर सकते हैं, जितना आपको इजीली याद हो जाए आप इसको तैयार कर लें। पहले आपने पैराग्राफ का टॉपिक ऊपर लिखना है, क्वेश्चन नंबर लिखकर और ऊपर पैराग्राफ का टॉपिक लिखना है। उसके बाद आपने स्टार्ट करना है, डैश हैज बिकम टॉपिक ऑफ द डे, एवरीबॉडी नोज अबाउट डैश, इट इज एन एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फुल स्टॉप, एवरीथिंग is just a click away from us. Full stop. Nowadays, media also plays its role to enlighten public opinion about dash. Full stop. The people who are not aware of dash are really ignorant. Full stop. So, comma, we should have a deep knowledge about dash. Shakespeare says that there is nothing good or bad, only its use makes it so, full stop. Same is the case with dash. No doubt the knowledge about dash is being spread by leaps and bounds, full stop, but it is the need of hour that we should talk about dash in clear terms. Only this way we can come to a right conclusion about dash. Full stop. According to Matthew Arnold, comma, inverted commas में we are here on the earth to do well to others, full stop. What the others are here for, comma, I don't know, full stop, और inverted commas close कर देंगे। So, comma, we should do our best about dash with others for their well-being, full stop लगा के अब ये पैराग्राफ खत्म हो गया। इसमें अगर आप फर्दर लाइंस ऐड करना चाहते हैं तो उस टॉपिक के रिलेटेड आप कर सकते हैं, जो टॉपिक आपको आया है अगर उसके बारे में आप कोई लाइंस लिख सकते हैं तो। लेकिन आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपके ग्रामर स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। इस पैराग्राफ को आपने याद करना है, आपके स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक बिल्कुल ना हो तो इंशाल्लाह आपके मार्क्स पूरे पूरे आएंगे। अगर आपको ऐसे याद नहीं तो ये पैराग्राफ किसी ऐसे पर भी लिखा जा सकता है। आप
कि जो भी टॉपिक्स आए हैं जैसे करप्शन है, मोबाइल फ़ोन है, तो उसमें आपने ये पैराग्राफ लिख देना है और ब्लैंक्स में वो टॉपिक का नाम लिखते जाना है। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन जो है वो आपको आएगा कॉज एंड इफेक्ट के रिलेटेड। कॉज एंड इफेक्ट के रिलेटेड कोई भी मतलब सेंटेंसेस लिखने आ सकते हैं या कोई वर्ड जो है कॉज एंड इफेक्ट के अंडरलाइन करने वाले आ सकते हैं या इसके रिलेटेड कॉज एंड इफेक्ट के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपने यही क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन की हेडिंग देनी है नीचे, फिर आपने आंसर की हेडिंग देनी है और कॉज एंड इफेक्ट की हेडिंग देकर आपने यही लिख देने हैं जो मैं यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ। क्योंकि एग्जामिनर को ये हरगिज नहीं पता चलता, वो बार बार क्वेश्चन पेपर को नहीं देखता, उसने मेन टॉपिक को जेहन में रखा होता है कि कॉज एंड इफेक्ट वाला क्वेश्चन है, तो उसमें आप कॉज एंड इफेक्ट के रिलेटेड जो लिखेंगे अगर उसमें गलती नहीं होगी तो आपको मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहले जो है आपने लिखना है बिकॉज इट रेन्ड हैवीली कॉमा द स्ट्रीट्स बिकेम फ्लडेड। नंबर 2 he did not study comma so he failed the exam. Number 3 she was very tired comma therefore she went to bed early. Number 4 the road was blocked comma so we reached late. Number 5 since he worked hard comma he passed the test. उसके बाद आपको एक क्वेश्चन जो है वो फैक्ट्स और ओपिनियन के रिलेटेड आ सकता है। फैक्ट्स और ओपिनियन के रिलेटेड इसी तरह अगर आपको कोई भी क्वेश्चन किसी तरह भी आता है तो आपने इसी तरह क्वेश्चन की हेडिंग देनी है आंसर की और नीचे फैक्ट्स एंड ओपिनियंस की हेडिंग दे देनी है। क्वेश्चन पेपर में आपने जस्ट ये देखना है कि फैक्ट्स एंड ओपिनियंस के रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, अगर आया हुआ है तो आपने यही लिखना है। उसी तरह नंबर 1 द सन राइजेस इन द ईस्ट, ब्रैकेट में आपने फैक्ट लिख देना है और इसी तरह वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड फुल स्टॉप ब्रैकेट में फैक्ट। इसी तरह पाकिस्तान इज अ कंट्री इन एशिया, फुल स्टॉप लगा के ब्रैकेट में आपने फैक्ट लिख देना है। और नंबर 4 अ वीक हैज 7 डेज, फुल स्टॉप लगा के ब्रैकेट में आपने फैक्ट लिख देना है। इसी तरह नंबर 5 प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो, फुल स्टॉप और ब्रैकेट में आपने फैक्ट लिख देना है। उसके बाद ओपिनियंस वाले आप देखेंगे नंबर 1 इंग्लिश इज एन इजी सब्जेक्ट, फुल स्टॉप ब्रैकेट में आप ओपिनियन लिख देंगे। और नंबर 2 टी इज बेटर देन कॉफी, फुल स्टॉप लगा के ओपिनियन ब्रैकेट में लिख देंगे। नंबर 3 समर इज द बेस्ट सीजन, फुल स्टॉप लगा के ब्रैकेट में ओपिनियन लिख दें। और नंबर 4 वॉचिंग टीवी इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, फुल स्टॉप और ब्रैकेट में आप ओपिनियन लिख देंगे। नंबर 5 ऑनलाइन क्लासेस आर मोर यूजफुल देन फिजिकल क्लासेस, फुल स्टॉप लगा के और ब्रैकेट में आपने ओपिनियन लिख देना है। इस तरह आप इनको मिक्स भी कर सकते हैं, एक ओपिनियन वाला और एक फैक्ट वाला जो है वो आप लिख सकते हैं और सेपरेट भी आप इस तरह लिख सकते हैं। आगे आपको एक क्वेश्चन जो है द यूज ऑफ सीक्वेंस मार्कर्स के रिलेटेड आ सकते हैं, यानी सीक्वेंस मार्कर्स के यूज के रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन किसी तरह भी आता है तो आपने इसी तरह क्वेश्चन की हेडिंग देनी और नीचे आंसर की हेडिंग देख के अंडरलाइन करके द यूज ऑफ सीक्वेंस मार्कर्स ऑब्लिक ट्रांजिशनल डिवाइसेस, इसको अंडरलाइन करके नीचे आपने लिखना है फर्स्ट आई वोक अप early in the morning, full stop, next comma I brushed my teeth and got ready for school, full stop, then के बाद comma लगा के then I had my breakfast with my family, full stop, after that comma I went to school on time, full stop, finally comma I attended माई क्लासेस एंड कंप्लीटेड माई वर्क। तो इस तरह ये सीक्वेंस मार्कर वाला कोई भी किसी तरह क्वेश्चन आता है तो आपने यही लिखना है सीक्वेंस मार्कर या ट्रांजिशनल डिवाइस से रिलेटेड। एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको आ सकता है एक्सप्रेशन ऑफ पोलाइट अपॉलॉजी या अपॉलॉजी के बारे में। अपॉलॉजी का मतलब माजरत होता है, यानी आप किसी काम के लिए माजरत करते हैं तो उसके लिए आपको एक क्वेश्चन आ सकता है। किसी तरह भी अपॉलॉजी का क्वेश्चन आता है तो आपने ये एक्सप्रेशन लिखने हैं। आपने पहले क्वेश्चन की हेडिंग देनी है, आंसर लिखकर एक्सप्रेशन ऑफ पोलाइट अपॉलॉजी आपने लिखना है। नीचे नंबर 1 आई एम सॉरी दैट, आई कैन नॉट लिख लें, आई कुड नॉट लिख लें, विल नॉट लिख लें, वो सिचुएशन के मुताबिक। आगे ब्लैंक में छोड़ रहा हूँ, ब्लैंक में आपने वो बात लिखनी है जिसके लिए आपने अपॉलॉजी की है, आपने माजरत की है। मसलन आई एम सॉरी दैट आई कैन नॉट या कुड नॉट या विल नॉट अटेंड योर वेडिंग सेरेमनी। इसी तरह प्लीज एक्सेप्ट माई अपॉलॉजीज दैट आई कैन नॉट या कुड नॉट या विल नॉट ज्वाइन योर टीम। या कोई और एक्सप्रेशन जो आपको दिया हुआ है पेपर में आपने वही लिखना है। अगर पेपर में कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया हुआ तो जस्ट अपॉलॉजी लिखना है, तो फिर आपने दैट से आगे कुछ भी नहीं लिखना, आपने जस्ट
पहले वाला जो दैट, आई कैन नॉट, कुड नॉट, विल नॉट, आगे जो ब्लैंक है वो कुछ नहीं लिखना, जस्ट आपने यही लिखना है प्लीज़ एक्सेप्ट माय अपॉलजीज़। इसी तरह पहले वाले सेंटेंस में आई एम सॉरी, बस आपने यही लिखना है। थर्ड है आई सिंसियरली अपोलोजाइज़ दैट आई कैन नॉट या कुड नॉट या विल नॉट, आगे ब्लैंक में आपने वही बात लिखनी है जिसके लिए आपको अपॉलजी करने के लिए कहा गया है। अगर नहीं कहा गया, कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया हुआ, तो फिर आपने जस्ट इतना लिख देना है आई सिंसियरली अपोलोजाइज़, आगे दैट के आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, फुल स्टॉप लगा दें। आई रिग्रेट द इनकन्वीनियंस दैट आई कैन नॉट या कुड नॉट या विल नॉट, इनमें से एक आप लिखेंगे, ओब्लीक मैंने लगाया है, तो आप देखेंगे फ्यूचर में है या पास्ट में है या प्रेजेंट में है, उसके मुताबिक आप लिखेंगे। आगे ब्लैंक में आपने वही जिस मकसद के लिए आप अपॉलॉजी कर रहे हैं, माजरत कर रहे हैं। नंबर 5, आई अपोलोजाइज फॉर माय ट्रबल caused दैट आई कैन नॉट या कुड नॉट या विल नॉट लिखकर आगे आप ब्लैंक में अपॉलॉजी जिस मकसद के लिए कर रहे हैं वो मकसद लिखेंगे। वो आपको पेपर में एक्सप्रेशन दिए होंगे। अगर नहीं दिए हुए मैं बता रहा हूँ, फिर आपने जस्ट लिखना है अपॉलजीज फॉर एनी ट्रबल काज्ड के बाद फुल स्टॉप लगा देना है। ये दैट के आगे फिर आपने दैट नहीं लिखना। आई एम रेग्रेटफुल दैट आई कैन नॉट, कुड नॉट, विल नॉट, और आगे ब्लैंक में आपने जिस मकसद के लिए अपॉलजी कर रहे हैं वही लिखना है। अगर मकसद नहीं पेपर में दिया हुआ, वो एक्सप्रेशन दिया होगा, अगर नहीं दिया हुआ तो फिर आप आई एम रेग्रेटफुल तक आप फुल स्टॉप। आगे आपको एक क्वेश्चन जो है वो आ सकता है एग्रीमेंट के हवाले से। एग्रीमेंट का मतलब आप मुत्फिक हैं किसी बात पर, तो इसमें आपने क्वेश्चन की हेडिंग आंसर लिख के एक्सप्रेशंस ऑफ एग्रीमेंट लिख के किसी भी टॉपिक पर आपको आता है एग्रीमेंट के हवाले से, तो आई कंप्लीटली एग्री विद यू दैट के बाद जिस बात पर एग्री करने के लिए आपको वो एक्सप्रेशन या फ्रेज दी हुई है वो आप यहाँ पर लिख दें। अगर नहीं दी हुई तो आप इतना ही लिखें आई कंप्लीटली एग्री विद यू, और दैट के बाद आगे ब्लैंक लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह आई थिंक यू आर राइट दैट, और आगे ब्लैंक में आप वो एक्सप्रेशन लिख दें दूसरा। आगे आई शेयर योर ओपिनियन दैट, आगे जो एक्सप्रेशन है वो लिख दें, अगर नहीं है तो फिर आप आई शेयर योर ओपिनियन तक फुल स्टॉप लगा देंगे। दैट्स अ गुड पॉइंट दैट, और उसके बाद आप आगे वो एक्सप्रेशन लिखेंगे जो आपको पेपर में दिया हुआ है। नहीं दिया हुआ मैं बता रहा हूँ, तो फिर आपने दैट्स अ गुड पॉइंट तक फुल स्टॉप लगा देना है। आई कुडंट एग्री मोर दैट, और आगे वही पॉइंट जिस पर आप एग्रीमेंट कर रहे हैं। उसके बाद आई इट सीम्स राइट दैट, और आगे जो जिस पर आप मुत्फिक हैं बात पर वो आपने एक्सप्रेशन लिख देना है, पेपर में दिया होगा, और अगर नहीं दिया हुआ तो फिर इट सीम्स राइट तक आप लिख दें। इसी तरह ये क्वेश्चन जो है ये डिसएग्रीमेंट के हवाले से भी आ सकता है, यानी किसी बात पे आप मुत्फिक नहीं है या गैर मुत्फिक हैं तो उस पर भी आप ये लिख सकते हैं। तो उसमें फिर आप लिखेंगे क्वेश्चन की हेडिंग और आंसर और एक्सप्रेशन ऑफ डिसएग्रीमेंट, आई एम सॉरी बट आई डू नॉट एग्री विद यू, और अगर एक्सप्रेशन दिया हुआ तो दैट लगा के आगे ब्लैंक में वो एक्सप्रेशन लिख दें जो पेपर में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ तो यू के आगे फुल स्टॉप लगा दें। इसी तरह सेकंड सेंटेंस में आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन दैट, याद रखें दैट तब आप लिखेंगे और आगे जब एक्सप्रेशन लिखना है, नहीं तो फिर आप पीछे फुल स्टॉप ओपिनियन तक लगा देंगे। आगे आई डोंट थिंक दैट इज करेक्ट दैट, और आगे वही एक्सप्रेशन जो पेपर में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ तो करेक्ट तक आप फुल स्टॉप लगा दें। आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, कॉमा लगाएं, बट आई डिसएग्री दैट लगा के, और आगे जो है वो आप जिस बात पर डिसएग्री है वो आपने लिख देना, वो पेपर में दिया होगा, नहीं है तो फिर आप डिसएग्री के बाद फुल स्टॉप लगा दें। आई सी योर ओपिनियन, आई सी योर पॉइंट बट आई थिंक अदरवाइज दैट, और उसके बाद वो एक्सप्रेशन जिस पर आप डिसएग्री कर रहे हैं पेपर में दिया होगा। इट डजंट सीम राइट दैट, और उसके बाद आप एक्सप्रेशन वहां पर लिखें जिस पर आप डिसएग्री कर रहे हैं, नहीं है तो फिर राइट के बाद फुल स्टॉप लगा दें, आगे लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आपको एक क्वेश्चन जो है वो डायलॉग राइटिंग पर आ सकता है कि तो हम उस पे एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे, एक ऐसा डायलॉग करेंगे जो कि किसी भी टॉपिक पर फिट आ जाता है। तो हम ये डायलॉग करते हैं। सबसे पहले डाया का मतलब ट्रू होता है और लॉग का मतलब कन्वर्सेशन होता है, यानी डायलॉग का मतलब दो लोगों के दरमियान बातचीत है। तो इसमें दो कैरेक्टर्स होंगे, जैसा कि राइट अ डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स, राइट अ डायलॉग बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट, राइट अ डायलॉग बिटवीन फादर एंड सन और डॉटर, राइट अ डायलॉग बिटवीन टू स्ट्रेंजर्स। तो इस तरह किसी दो कैरेक्टर्स के दरमियान डायलॉग आपने लिखना होगा। अब मैं यहाँ पर डायलॉग में कैरेक्टर्स के लिए ए और बी का लेटर यूज़ करूँगा, लेकिन जब आपने डायलॉग लिखना है तो आपने ये देखना है कि किसके दरमियान डायलॉग है। अगर फ्रेंड्स के दरमियान है तो आप लिखेंगे अली और दूसरे को कोई और नाम दे दें, असद नाम दे दें। इसी तरह फीमेल अगर आप फातिमा और दूसरे को आलिया नाम दे दें, और अगर टीचर है तो टीचर लिखें, नीचे स्टूडेंट लिख लें, या फिर साथ नाम लिख सकते हैं। इसी तरह फादर और सन लिख सकते हैं, या फादर लिख लें, नीचे बेटे का नाम या बेटी का नाम आप लिख सकते हैं। तो दो कैरेक्टर्स इस तरह आपने मेंशन करने हैं।
एक बात जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट ज़हन में रखनी है वो क्या है, ये डायलॉग में पंक्चुएशन मार्क का बहुत ख्याल रखना है आपने। यानी जहाँ पर क्वेश्चन मार्क आता है वहाँ पर आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है, फुल स्टॉप आता है, फुल स्टॉप लगाना है, एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है तो एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना है। तो डायलॉग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्या है, पंक्चुएशन मार्क। तो हम स्टार्ट करते हैं। करैक्टर ए हाय, हाय के बाद आपने एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना है, हाउ आर यू और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना है। जब बात पूछी जाएगी तो फिर क्वेश्चन मार्क लगाना है। नीचे बी हेलो और उसके बाद आपने एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना है, आई एम फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह फुल स्टॉप, व्हाट अबाउट यू। अब ये पूछा जा रहा है तो इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दें। नीचे ए आई एम ऑल्सो फाइन फुल स्टॉप थैंक यू फुल स्टॉप। फिर नीचे बी व्हाट्स, व्हाट लिख के ऊपर अपॉस्ट्रोफी लगा के एस लगाना है, व्हाट्स गोइंग ऑन दीज डेज और क्वेश्चन मार्क लगा देना है। वर्ड्स जो हमने लिखा है ये व्हाट इसकी शॉर्ट फॉर्म है, इसलिए हमने ऊपर इसकी कॉन्ट्रैक्शन बना के ऊपर अपॉस्ट्रोफी लगाई। आगे ए नथिंग स्पेशल फुल स्टॉप लगाएंगे, द सेम रूटीन और फुल स्टॉप लगा देंगे और उसके बाद बी एच डबल एम लिख के एक्सक्लेमेटरी लगा देंगे, का ये साइन है। उसके बाद नीचे लिखेंगे ए इफ यू हैव टाइम कॉमा लेट्स, लेट के ऊपर आप अपॉस्ट्रोफी लगा के एस, इसका मतलब है लेट अस, उसकी शॉर्ट फॉर्म है लेट्स टॉक अबाउट। क्योंकि आपको पता है कि डायलॉग में एक कन्वर्सेशन होती है, स्पीकिंग होती है और उसमें आपने कॉन्ट्रैक्शन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना होता है, इसलिए लेट अस की बजाय हम लेट्स लिखेंगे, लेट्स टॉक अबाउट। आगे ब्लैंक में छोड़ रहा हूँ, इसमें आपने टॉपिक लिखना है। फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया है तो यहाँ पर आप लिखेंगे लेट्स टॉक अबाउट सोशल मीडिया, या कोई और टॉपिक है तो वो टॉपिक आप इस ब्लैंक में लिखेंगे। बी यस कॉमा श्योर और एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा के आगे ब्लैंक में लिख रहा हूं तो इसमें आपने टॉपिक लिखना है। जैसे कि सोशल मीडिया मैंने बताया था तो यहाँ पर हम लिखेंगे यस श्योर सोशल मीडिया हैज बिकम एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक नाउ डेज। फुल स्टॉप लगाएंगे, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट डैश, तो इसमें हम सोशल मीडिया लिख देंगे या कोई और टॉपिक लिखेंगे जो टॉपिक है। फुल स्टॉप लगा दें तो उसके बाद फिर टर्न है ए की, यानी ए की बारी है तो ए बोलेगा यस कॉमा यू आर राइट फुल स्टॉप व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट। यहाँ पर अबाउट के बाद फिर हम क्या लिखेंगे, टॉपिक ही लिखेंगे, यानी सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं तो सोशल मीडिया लिख देंगे और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यूजुअली होता क्या है कि एक करेक्टर बात पूछता है, दूसरा उसका आंसर देता है। अब बी बात करेगा, इन माय ओपिनियन कॉमा डैश, डैश से मुराद फिर वही आपने टॉपिक लिखना है। इन माय ओपिनियन सोशल मीडिया हैज बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। यहाँ पर एक बात आपने ध्यान में रखनी है, अगर कोई चीज एडवांटेजेस वाली है तो आपने सिर्फ एडवांटेजेस लिखने हैं, हैज एडवांटेजेस, फिर आप बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस नहीं लिखेंगे। और अगर वो डिसएडवांटेजेस वाली है जैसे स्मोकिंग है तो स्मोकिंग के कोई एडवांटेजेस नहीं होते तो फिर हम लिखेंगे स्मोकिंग हैज डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस इसमें हम नहीं लिखेंगे। इसी तरह अगर एजुकेशन के बारे में लिख रहे हैं तो फिर हम एजुकेशन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस नहीं है तो हम लिखेंगे एजुकेशन हैज एडवांटेजेस, फिर डिसएडवांटेजेस और बोथ का वर्ड नहीं लगाएंगे। आगे ए कैन यू एक्सप्लेन इट्स पॉजिटिव पॉइंट्स और उसके बाद क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि ये सवाल पूछा जा रहा है। आगे बी यस फुल स्टॉप लगाएंगे, वन इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ, यहाँ पर आपने बैंक में आपने लिखना है सोशल मीडिया या जो भी है, इज दैट, दैट के बाद आप थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, आपके देन में एक वो जो उसके एडवांटेजेस हैं वो आपके देन में होने चाहिए, आपको यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर वन इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया इज दैट वी आर कनेक्टेड विद द पीपल, ये मैंने खुद से लिखा है, आप कुछ और भी लिख सकते हैं सोशल मीडिया के बारे में। एंड अदर बेनिफिट इज दैट, और दूसरा बेनिफिट आप क्या लिखेंगे, कोई और बेनिफिट आप उस चीज के बारे में जो जानते हैं वो आप लिखेंगे। मसलन मैं लिख देता हूं एंड अदर बेनिफिट इज दैट इट स्प्रेड नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। आगे फिर एक कैरेक्टर बोलेगा दैट्स इंटरेस्टिंग, दैट के बाद अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, ये दैट इज की शॉर्ट फॉर्म है, डायलॉग में शॉर्ट फॉर्म ही हम यूज करते हैं। दैट्स इंटरेस्टिंग फुल स्टॉप, व्हाट अबाउट इट इट्स नेगेटिव साइड क्वेश्चन मार्क। अगर आगे बी बोलेगा ऑन द अदर हैंड कॉमा
अगर इसके डिसएडवांटेजेस नहीं है या इसकी कोई नेगेटिव साइड नहीं है तो फिर आप लिखेंगे ऑन द अदर हैंड कॉमा इट डजंट हैव एनी नेगेटिव साइड। और अगर इसकी नेगेटिव साइड है यानी उसके दो एस्पेक्ट्स बनते हैं, अच्छाई भी है और बुराई भी है, तो फिर आप लिखेंगे जैसे सोशल मीडिया जो है उसकी बुराई भी है और अच्छाई भी है। अच्छाई हमने देखा कि ये हमें अप टू डेट करता है, हमें खबरें देता है, और दूसरी तरफ इसकी बुराई ये है कि ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, और इसके अलावा र्यूमर्स यानी अफवाहें भी इसमें से हमें मिलती हैं, झूठी खबरें हमें मिलती हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ऑन द अदर हैंड सोशल मीडिया स्प्रेड्स र्यूमर्स एंड फेक न्यूज, इट मे ऑल्सो काज फ्रस्ट्रेशन। अब इसका ये एक नेगेटिव पॉइंट है कि ये फ्रस्ट्रेशन का बायस बन सकता है। आगे ए, सो व्हाट शुड वी डू अबाउट, यहाँ पर ब्लैंक में आप फिर लिखेंगे जो टॉपिक होगा, यानी सोशल मीडिया मैं डिस्कस कर रहा हूं तो यहाँ पर आप सोशल मीडिया लिख देंगे। सो व्हाट शुड वी डू अबाउट सोशल मीडिया, और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नीचे आप लिखेंगे बी, आई थिंक वी शुड यूज मैनेज कंट्रोल, इनमें से एक वर्ड आप देख लें जो सूटेबल होगा वो आप लिखेंगे। आगे ब्लैंक में फिर सोशल मीडिया प्रॉपरली एंड वाइजली, फिर उसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। अगर तो किसी चीज का नेगेटिव यूज है तो फिर आप लिखेंगे वी शुड यूज प्रॉपरली एंड वाइज, और कंट्रोल भी हम लिख सकते हैं, मैनेज भी लिख सकते हैं। और अगर उसकी पॉजिटिव साइड है तो फिर हम मैनेज लिखेंगे। आई थिंक वी शुड मैनेज, फिर कंट्रोल का वर्ड हम यूज नहीं करेंगे, यूज या मैनेज का वर्ड यूज करेंगे। डैश प्रॉपरली, डैश से मुराद सोशल मीडिया प्रॉपरली एंड वाइजली। उसके बाद ए जो है वो बोलेगा आई कंप्लीटली एग्री विद यू, और फुल स्टॉप लगा देंगे। बी, यस कॉमा इफ वी यूज इट केयरफुली कॉमा इट कैन बी वेरी बेनिफिशियल, फुल स्टॉप लगा देंगे। और उसके बाद फिर ए जो है वो बोलेगा थैंक यू फॉर शेयरिंग योर व्यूज, फुल स्टॉप लगाएंगे। और फिर एंड पे बी जो है यू आर, यहाँ पर ध्यान में रखना है यू के बाद आपने अपोस्ट्रोफी लगा के आर ई लिखना है, यूर नहीं लिखना वाई ओ यू आर, क्योंकि योर जो है वो पोसेसिव केस है, उसको हम नहीं यूज करेंगे। ये यू आर की शॉर्ट फॉर्म हम लिखेंगे यू अपोस्ट्रोफी आर ई, यू आर वेलकम, फुल स्टॉप लगा देंगे। इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू, फुल स्टॉप। और इसके बाद ये आपका डायलॉग कंप्लीट है। इसके अलावा अगर आप इसमें फर्दर एडिशन करना चाहें तो कन्वर्सेशन में आप फर्दर एडिशन कर सके हैं, लेकिन इसको आप अच्छे तरीके से अगर तैयार कर लेंगे। एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि आपने 2-4 जो है वो एक्सप्लेनेशन के वर्ड्स जो है वो ज़हन में रखने हैं कि इसके बारे में थोड़ा-सा क्या एक्सप्लेन करना है। बाकी डायलॉग जो है ये बड़ा ईज़ी है, आप इसको 1-2 दफ़ा तैयार करेंगे तो आपका डायलॉग किसी भी टॉपिक पर आप लिखने के काबिल हो जाएँगे। इसके अलावा आपको कोई किसी विज़िट के रिलेटेड जो है वो ऐसे आ सकता है, किसी पिकनिक पार्टी के या मेमोरेबल डे को, उस पे भी मैंने एक ऐसा ज़बरदस्त ऐसे बनाया है, वो हम करते हैं जो कि किसी भी टॉपिक पर फिट आ जाएगा। जैसे कि विजिट टू ज़ू, विजिट टू हिल स्टेशन, विजिट टू म्यूज़ियम, विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेस। इसके अलावा यही ऐसे जो है हम लिख सकते हैं कॉलेज एक्सकर्शन या फिर कॉलेज ट्रिप, स्कूल एक्सकर्शन या स्कूल ट्रिप। एक्सकर्शन का मतलब भी ट्रिप ही होता है। इसके अलावा मेमोरेबल डे ऑफ माई लाइफ, पिकनिक पार्टी। तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं ऐसे राइटिंग में जो कि तकरीबन हर एग्जाम में चॉइस में आते हैं, चाहे आप स्कूल का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप कॉलेज लेवल पे हैं, बोर्ड किसी भी बोर्ड से, यूनिवर्सिटी से आप एग्जाम दे रहे हैं, तो ये वाले ऐसे जो है वो अमूमन आते हैं। तो मैं एक आपको ऐसा ऐसे करवाऊंगा जो कि आपके इन टॉपिक्स पर फिट आएगा। आपको एक ऐसे याद करना होगा, और वो ऐसे ये नहीं है कि आप एक ऐसे कर रहे हैं और हो सकता है आपके दिल में ये खदशा हो मैं ये ऐसे कर रहा हूं तो ये मल्टी टॉपिक वाला ऐसे है और इसके मार्क्स कम आएंगे। मैं आपको इस वे में करवाऊंगा कि यही ऐसे जो है आप डिफरेंट टॉपिक्स पर लिखेंगे और आपको मार्क्स भी इंशाल्लाह पूरे पूरे मिलेंगे। बड़ा इजी और बड़े सिंपल वर्डिंग में मैं आपको समझाऊंगा, आपको साथ साथ याद भी इंशाल्लाह हो जाएगा। और 1-2 दफा आप इसको देखें। बस एक बात आपने ज़हन में रखनी है, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और ग्रामर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इंशाल्लाह मार्क्स आपको पूरे पूरे मिलेंगे। ऊपर टॉपिक लिखना है जो भी आपको एग्जाम में आया है, विजिट टू हिल स्टेशन है, विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेस है, या पिकनिक पार्टी है, जो भी आपको टॉपिक आया वो लिखेंगे और नीचे आप स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोटेशन आती है, कोटेशन वाली वीडियो मैंने बनाई है, आप वहां से कोटेशन याद करके यहाँ पर लिख सकते हैं। लास्ट संडे कॉमा माई इंटायर, इंटायर का मतलब होता है कंप्लीट, मुकम्मल। क्लास फेलोज डिसाइडेड टू गो फॉर आउटिंग, यानी पिछले इतवार मेरे सारे क्लास फेलोज ने फैसला किया कि हम आउटिंग पर जाएं। वी गैदर्ड इन द पार्क नियर आवर, यहाँ पर आप कॉलेज या स्कूल या यूनिवर्सिटी लिखेंगे जिसके आप स्टूडेंट है। कॉलेज के हैं तो कॉलेज लिखें, स्कूल के हैं तो स्कूल लिखें, और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो यूनिवर्सिटी लिखें। हम सब जो है उस पार्क में जमा हो गए
जो हमारे स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के सामने है। एवरीबॉडी गेव हिज आइडिया फॉर अ सूटेबल स्पॉट। स्पॉट होता है मकाम। हर एक ने एक मौजू जो है मुकाम का आइडिया दिया। वी हैड नॉट सीन, हमने नहीं देखा हुआ था। अब यहाँ पर मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, तो ब्लैंक में आपने वो पॉइंट लिखना है, ना कि विजिट टू जू लिखना है, ना विजिट टू हिल स्टेशन लिखना है, बल्कि वो पॉइंट सोचें। लाहौर जू लिखें अगर जू है तो, और अगर हिल स्टेशन है तो मरी हिल स्टेशन लिखें, और अगर म्यूजियम है तो लाहौर म्यूजियम लिखें, और अगर हिस्टोरिकल प्लेस है तो फिर शालीमार गार्डन लिख लें। वी हैड नॉट सीन शालीमार गार्डन या लाहौर जू बिफोर। हमने लाहौर जू, शालीमार गार्डन या मरी हिल स्टेशन पहले नहीं देखा हुआ था। सो इट वॉज डिसाइडेड, फैसला ये हुआ दैट डैश डैश में फिर वही पॉइंट आपने लिखना है, शुड बी विजिटेड, कि फैसला ये हुआ कि मरी हिल स्टेशन या फिर लाहौर जू, जो भी टॉपिक है, उसका फैसला हुआ कि हमें देखना चाहिए। एंड ऑल द फ्रेंड्स एग्रीड, और तमाम दोस्त इस पर मुतफिक हो गए। वी हायर्ड अ बस, हमने एक बस किराया पर ली। एंड स्टार्टेड आवर जर्नी, और अपना सफर शुरू कर दिया। फुल स्टॉप। बिफोर 11 AM, यानी 11 बजे से पहले, वी रीच्ड, फिर आगे मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, आपने वो स्पॉट लिखना है, मुकाम लिखना है। हम पहुंच गए, यानी मरी हिल स्टेशन है या लाहौर जू है या शालीमार गार्डन है, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। इट वॉज वेरी प्लेजेंट डे, दिन बड़ा खुशगवार था। देयर वॉज अ ग्रेट हसल एंड बसल, बहुत चहल पहल थी, रौनक थी। इन द, अब यहाँ पर इन द लाहौर जू, इन द लाहौर म्यूजियम, या फिर इन द मरी हिल हिल स्टेशन अगर है तो इन नहीं, फिर हम एट लगाएंगे। मैनी स्टूडेंट्स वर देयर, बहुत से स्टूडेंट वहां पर थे। टू एंजॉय देयर स्कूल एंड कॉलेज ट्रिप्स, वो अपने स्कूल और कॉलेज की ट्रिप एंजॉय करने के लिए वहां पर मौजूद थे। एंड सम फैमिलीज वर आल्सो देयर टू स्पेंड देयर हॉलीडे, और कुछ फैमिलीज भी वहां पर आई हुई थी अपनी हॉलीडे, अपना छुट्टी का दिन गुजारने के लिए। नाउ मरी हिल स्टेशन या लाहौर जू या जो भी टॉपिक है, वॉज बिफोर आवर आईज। अब जो मरी हिल स्टेशन है या लाहौर जू है, वो हमारी आंखों के सामने था। वी वर मच एक्साइटेड, हम बहुत पुरजोश थे। टू सी लाहौर जू, लाहौर जू या मरी हिल स्टेशन वगैरह को, टॉपिक को आपने यहाँ पर डिस्कस करना है। देखकर बहुत खुश हुए, पुरजोश हुए। एवरी वन वॉज लुकिंग वेरी हैप्पी, हर कोई खुश नजर आ रहा था। स्पेशली द चिल्ड्रन वर इन जुबिलेंट मूड, बच्चे खुशगवार मूड में थे। जुबिलेंट का मतलब खुशगवार होता है। एवरीबॉडी हैड समथिंग एडिबल, एडिबल का मतलब होता है खाने वाली कोई चीज। हर एक के हाथ में कुछ ना कुछ खाने वाली चीज थी। इन हिज आर हर हैंड, फुल स्टॉप लगाएंगे। वी डिस्पर्स, डिस्पर्स का मतलब फैल गए, मुंतशिर हो गए। देयर इन स्मॉल ग्रुप्स, हम छोटे छोटे ग्रुप्स में वहां पर मुंतशिर हो गए। आई डिसाइडेड टू ज्वाइन माई बेस्ट फ्रेंड, आप अपने फ्रेंड का नाम लिखेंगे कॉमा लगा के। अलीस या हसन, या अगर कोई गर्ल लिख रही है तो फातिमाज, या कोई और अपनी फ्रेंड का नाम लिखेंगे ग्रुप। यानी मैंने फैसला किया कि मैं अपने बेहतरीन दोस्त अली के ग्रुप में शामिल हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में आप लिखेंगे वी रोम, रोम का मतलब घूमना। इन द, यहाँ पर ज़हन में रखिएगा, इन आपने लिखना है बाकी तमाम मकाम के लिए, लेकिन अगर हिल स्टेशन है तो एट लिखेंगे, एट द मरी हिल स्टेशन। अब उसके बाद है वी सॉ, वी सॉ के बाद मैं ये एक बहुत बड़ी ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, इसमें आपने खुद से लिखना है। अगर आप जू में है तो जू में क्या होता है, एनिमल्स होते हैं। वी सॉ एनिमल्स, और उनके नाम लिखें, जिब्रा, लायंस, एटसेट्रा, इस तरह के जितने आप नाम लिख सकते हैं लिखें। और अगर विजिट टू हिल स्टेशन है तो इसमें आप हाई हिल्स आप लिख सकते हैं, ग्रीनरी लिख सकते हैं। उसके अलावा चेयर लिफ्ट्स वगैरह, कैस्केड्स जो आबशारें होती है, तो इसमें डिफरेंट आप आइटम, डिफरेंट चीजें जो है वो लिख सकते हैं। इसी तरह अगर आप हिस्टोरिकल प्लेस पर हैं तो आप वहां पर ओल्ड थिंग्स जो हैं, एंशियंट थिंग्स जो हैं, वो आप मेंशन करेंगे। उसकी भी डिटेल मैं नीचे लिख दूंगा। इट वॉज 3 PM एंड वी फेल्ट आवर सेल्व हंग्री, 3 बज चुके थे और हमने अपने आप को भूखा महसूस किया, यानी हमें भूख महसूस हुई। फुल स्टॉप। वी स्प्रेड अ मैट, हमने चिटाई बिछाई। एंड हैड आवर लंच, और अपना लंच किया। वी एट बिरयानी, सैंडविचेस एंड मैंगोज, एंड ऑल्सो हैड कोल्ड ड्रिंक, हमने सैंडविच, बिरयानी, आम और खाए, और साथ हमने कोल्ड ड्रिंक भी पी। आफ्टर द लंच वी प्लेड कार्ड्स, कार्ड्स का मतलब ताश होता है, यानी लंच के बाद हमने ताश खेला। सम ऑफ माई फेलो सैंग डिफरेंट सॉन्ग्स,
कुछ मेरे दोस्तों ने मुख्तलिफ गाने गाए एंड अदर्स डांस, और दूसरे नाचते रहे। फुल स्टॉप। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, यहाँ पर वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल आता है, आपने फ्रेंड नहीं लिखना, फ्रेंड्स लिखना है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, चाहे पीछे वन ही है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स यानी मेरे दोस्तों में से एक दोस्त ने प्लेड ऑन फ्लूट, प्ले ऑन फ्लूट का मतलब होता है बांसुरी बजाई, एंड ऑल ऑफ अस क्लैप्ड, और हम सब ने तालियां बजाई। वी had a lot of fun there, हमने वहां पर बहुत मजा किया। now we were refreshed, अब हम ताजा दम हो गए। and decided to roam, और दोबारा फैसला किया घूमने का। again in the, फिर वही आपने मुकाम का नाम लिखना है, ब्लैंक मैं छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट पैरा में ईच एंड एवरीथिंग ऑफ डैश, डैश से मुराद यहाँ पर वही आपने अपना टॉपिक लिखना है। मरील स्टेशन लिखेंगे, लाहौर जू वगैरह लिखेंगे। एवरीथिंग ऑफ डैश वॉज मैग्निफिसेंट, यानी इसकी हर चीज जो है वो बड़ी शानदार थी। वी हैड आवर फोटोग्राफ्स देयर, हमने वहां पर अपनी तस्वीरें बनाई। वी ऑल्सो कैप्चर द ब्यूटीफुल सीन्स ऑफ डैश, फिर आपने वही जो है वो टॉपिक लिखना है। तो हमने इसके खूबसूरत जो नज़ारे थे वो कैप्चर कर लिए, यानी उनकी तस्वीरें बना ली। नो इट वॉज 7 PM एंड वी वर डेड टायर्ड, डेड टायर्ड का मतलब बहुत ज्यादा थक गए। अब 7 बज चुके थे और हम बहुत थक गए। वी डिसाइडेड टू रिटर्न आवर होम्स, हमने फैसला किया कि हम वापस घर आ जाएं। सो वी गॉट ऑन द बस, हम बस पर सवार हुए। एंड रिटर्न आवर होम्स एट 10 PM, और हम 10 बजे वापस आए। इंडीड इट वॉज अ मेमोरेबल डे ऑफ माई लाइफ, दर हकीकत ये मेरी जिंदगी का एक यादगार दिन था। आई एंजॉयड दैट डे अलॉट, मैंने ये दिन बहुत एंजॉय किया, यानी बहुत लुत्फ उठाया। इट वाज अ नाइस ट्रिप, ये एक बहुत अच्छा ट्रिप था। तो स्टूडेंट्स, ये ऐसे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर ब्लैंक में आपने एक खास क्या रखना है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि वो ब्लैंक में अगर पिकनिक पार्टी आ गई है तो वो ब्लैंक में पिकनिक पार्टी लिख देते हैं, हालांकि पिकनिक पार्टी आप किसी स्पॉट पर जो है वो मनाने के लिए गए हैं, या कॉलेज एक्सकर्जन जो है वो किसी स्पॉट पर गए हैं, तो आपने कोई स्पॉट का नाम लिखना है। छांगा मांगा लिख दें, या कोई मरील स्टेशन, कोई भी अगर पिकनिक पार्टी आ जाता है, या फिर कॉलेज या स्कूल एक्सकर्जन या ट्रिप वगैरह आ जाता है, तो फिर आपने ब्लैंक में कोई मुकाम का नाम लिखना है, ना कि ये वर्ड्स लिख दें पिकनिक पार्टी, तो ये बड़ा ऑड सा लगेगा। इसके अलावा आपको एक ऐसे जो है वो किसी पर्सनैलिटी के रिलेटेड, किसी पर्सन के रिलेटेड जो है वो लिखना आ सकता है, तो उस पर भी आप एक मल्टी ऐसे कर लेंगे हम, जो कि किसी भी टॉपिक पर हम लिख सकते हैं। और याद रहे कि आप अपनी मर्जी से इसकी लेंथ जो है इन ऐसेज की कम और ज्यादा कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ये वाला ऐसे, जो कि किसी पर्सनैलिटी पर हम लिखेंगे। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे कि माई बेस्ट फ्रेंड है, अ ट्रू मुस्लिम है, माई बेस्ट टीचर है, माय नेबर है, माय फादर, माय मदर, माय फेवरेट पर्सनैलिटी, एन आइडियल टीचर, एन आइडियल स्टूडेंट, a good citizen, courtesy, good manners, kindness, a helpful person, my role model, a person I like most, a social worker, a responsible person, an honest person, a man or woman of character, etc। इस तरह के जो टॉपिक्स होंगे पर्सनैलिटी के रिलेटेड, कर्टसी, काइंडनेस के रिलेटेड, गुड मैनर्स के रिलेटेड, उन पर ये ऐसे फिट आएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं ऐसे लिखना। सबसे पहले मैंने जैसे कि आपको बताया है, मैंने कोटेशंस पर वीडियो बनाई है, तो इसमें फर्स्ट में जो कोटेशन है, पेन्स आर बेटर देन स्वॉर्ड्स वाली, वो अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें, कोटेशन वाली वीडियो देख लें, और अगर नहीं लिखना चाहते तो भी इससे कोई हर्ज नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। गुड पर्सनैलिटीज आर वेरी रेयर इन दिस वर्ल्ड, comma, but some people are truly blessing for society, full stop। Such people beautify life with their noble character and good deeds। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको बताता चला जाऊं कि इस ऐसे की लेंथ मैं आइडियल रखूंगा, और इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट जो है इसको मिनिमाइज करना चाहे, कम वर्डिंग का लिखना चाहे, जितना उसको याद हो जाए तो वो उतना लिख सकता है। इसमें वर्डिंग इस तरह अरेंज की हुई है कि आप अगर कोई वर्डिंग भूल जाते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना आप लिख सकते हैं लिखें। तो नेक्स्ट पैराग्राफ है, व्हाट मेक्स अ पर्सन एन आइडियल पर्सनैलिटी आर हिज आर हर गुड मैनर्स, कॉमा, पोलाइटनेस, कॉमा, फ्रेंडली नेचर, कॉमा, काइंड बिहेवियर एंड सिंसियर एफर्ट्स फॉर द वेल बीइंग ऑफ फेलो बीइंग्स।
full stop, courtesy, kindness, honesty, hard work, wisdom, love for humanity, dedication to duty, righteousness, patriotism, and nobility of character are some of the qualities they possess. Next paragraph, a person is not remembered by wealth or power, but by good character and service to humanity. Full stop. People who possess noble qualities always earn respect and love in society. अब इसके बाद मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, यहाँ पर आपने पर्सनैलिटी का नाम लिखना है जिसके बारे में आप लिख रहे हैं. डैश इज वन ऑफ सच पर्सन, फुल स्टॉप, ही आर शी. यहाँ पर अगर आप फीमेल के बारे में लिख रहे हैं, जैसे कि मदर के बारे में, सिस्टर के बारे में, या किसी फीमेल टीचर के बारे में, तो फिर आप शी लिखेंगे, और अगर मेल के लिए तो फिर ही लिखेंगे. इन दोनों में से आपने एक लिखना है. स्टूडेंट्स कुछ इसी तरह कॉपी कर देते हैं, तो आपने ये ख्याल रखना है ही लिख लें या शी लिखेंगे. तो वो आप देखेंगे कि आप मेल के बारे में लिख रहे हैं तो ही लिखें, और फीमेल के बारे में लिख रहे हैं तो शी लिखें. ही आर शी इज माई डैश. यहाँ पर आपने रिलेशन लिखना है. जैसे माई फादर का लिख रहे हैं तो यहाँ पर ही इज माई फादर, और पीछे आप पहले वाली ब्लैंक में अपने फादर का नेम लिखेंगे. और अगर आप टीचर के बारे में लिख रहे हैं तो ही इज माई टीचर, और पीछे ब्लैंक में आप जो है वो उसका नाम लिखेंगे अपने टीचर का. और अगर आप नेबर के बारे में लिख रहे हैं तो फिर ही इज माई नेबर, और ब्लैंक में आप अपने नेबर का नेम लिखेंगे. इसी तरह माय मदर पर लिख रहे हैं तो यहाँ पर आप अपनी मदर का नेम लिखेंगे, पहले में अपनी मदर का नेम लिखेंगे, और यहाँ पर शी इज माय मदर लिखेंगे. फुल स्टॉप लगाने के बाद ही आर शी. मैं फिर से ये कह रहा हूँ कि इनमें से आपने ही या शी मेल फीमेल कैरेक्टर के मुताबिक आपने लिखना है जिसके बारे में आप लिख रहे हैं. He or she is a noble human being and a true Muslim. Full stop. He or she is always true to his or her words. यहाँ पर अगर मेल है तो his आएगा, और फीमेल है तो her आएगा. यहाँ पर oblique लगाने का मकसद है कि आप इनमें से एक चूज करेंगे. मैं आपको ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक करते हैं. His or her words and performs his or her duties with sincerity and honesty. Full stop. आगे next paragraph. He or she offers prayers regularly and follows the teachings of Islam. Full stop. He or she gets up early in the morning and believes in discipline and punctuality. Full stop. He or she never wastes time in useless activities and always tries to make the best use of time. Full stop. Again, next paragraph. He or she helps the poor and the needy and treats everyone with respect and kindness. Full stop. He or she believes that helping others and spreading kindness is the real purpose of life. Full stop. Next paragraph. He or she follows the sunnah of the Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam and tries to live according to the teachings of Islam. Full stop. He or she reads the Holy Quran regularly. Full stop. Reading books and visiting libraries are among his or her favorite hobbies. His or her में से आप एक लगाएंगे मेल फीमेल के मुताबिक. Next paragraph. He or she believes in the equality of all human beings because all are the children of Adam, who was created from clay. Full stop. His or her noble character and good manners make him or her a role model for others. Full stop. Such personalities are source of inspiration for the younger generation and play an important role in building a healthy and progressive society. Full stop. आगे last paragraph. He or she always guides me and teaches me the difference between right and wrong. Full stop. I try my best to follow his or her good qualities in my life. Full stop. I love and respect him or her from the core of my heart. Full stop. I always pray for his or her long life and good health. Full stop. I am proud to be his or her. यहाँ पर मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ. यहाँ पर लास्ट में आपने क्या लिखना है? रिलेशन. अगर तो आप उसके नेबर हैं तो आई एम प्राउड टू बी हिज
नेबर, और अगर आप उसके फादर के बारे में लिख रहे हैं तो फिर आप सन लिखेंगे। और अगर गुड मुस्लिम या ट्रू मुस्लिम के बारे में लिख रहे हैं तो फिर यहाँ पर आप ब्रदर भी लिख सकते हैं, या फिर आपके फादर भी तो ट्रू मुस्लिम और गुड मुस्लिम हैं, तो उनके बारे में आप लिख सकते हैं। आई एम प्राउड टू बी हिज आर हर स्टूडेंट लिख सकते हैं टीचर के लिए, और अगर फ्रेंड के लिए लिख रहे हैं तो फ्रेंड लिखेंगे। तो ब्लैंक में आपने अपना रिलेशन जो है उसके साथ लिखना है। यहाँ पर आपका ऐसे कंप्लीट हो गया। रिमेंबर कि आपको मैं बार-बार बता रहा हूँ, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और ग्रामर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और ये ऐसे आपको जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं इन पर बड़ा ज़बरदस्त फिट होगा। इसके अलावा आपको एक क्वेश्चन जो है वो आ सकता है ग्रीटिंग्स के हवाले से। तो इसमें आपने हर क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन की हेडिंग देनी है और उसके बाद आपने आंसर की हेडिंग देनी है, और आंसर के बाद आपने ग्रीटिंग्स लिखना है। ग्रीटिंग्स की हेडिंग देनी है अगर आपको ये क्वेश्चन ग्रीटिंग्स के हवाले से आता है। तो उसके बाद ये मैंने ग्रीटिंग्स के कुछ सेंटेंस बनाए हैं जनरल, जो किसी भी तरह की ग्रीटिंग्स पर फिट आएँगे। आपने करना क्या है, ये डियर लिखना है और डियर के बाद मैंने ब्लैंक छोड़ी हुई है। ब्लैंक में आपने रिलेशन लिखना है, जैसे ब्रदर है, फादर है, मदर है, फ्रेंड है, या जिससे आप मुखातिब हो रहे हैं, आप उसका नेम भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो है वो रिलेशन लिखेंगे, और अगर किसी स्ट्रेंजर यानी अजनबी से है तो फिर आप ये ब्लैंक नहीं लगाएँगे, सिर्फ डियर लिख देंगे और आगे उसके बाद आपने ये सेंटेंस इसी तरह लिख देने हैं। तो यहाँ पेपर में अमूमन 5 सेंटेंसेस आते हैं, मैंने यहाँ पर 8 सेंटेंस दिए हैं, इनको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। ग्रीटिंग्स के हवाले से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपने यही लिखने हैं। तो इसमें पहला है डियर आई होप यू आर डूइंग वेल। तो ब्लैंक में आपने जैसे डियर ब्रदर आई होप यू आर डूइंग वेल आप लिख लें। इसी तरह डियर डैश आई एम राइटिंग दिस ग्रीटिंग टू एक्सप्रेस माई बेस्ट विशेज फॉर यू। और नंबर 3 है डियर डैश मे दिस स्पेशल ओकेजन ब्रिंग यू हैप्पीनेस सक्सेस एंड गुड हेल्थ। उसके बाद है डियर डैश आई विश यू अ ब्राइट पीसफुल एंड प्रॉस्परस फ्यूचर। नंबर 5 डियर डैश डैश में मैं अगेन बता रहा हूँ, आपने रिलेशन लिखना है, ब्रदर, मदर, फादर, फ्रेंड, कोई भी आप लिख सकते हैं। और अगर कोई स्ट्रेंजर है तो फिर आपने ब्लैंक लिखनी नहीं है, डियर लिखें और कॉमा लगाएं। मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू एंड मे यू ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड। नंबर 6 डियर thank you for your kindness, support, and encouragement. Number 7, dear, please accept my heartfelt greetings and warm wishes. उसके बाद नंबर 8, dear डैश कॉमा विशिंग यू अ वंडरफुल डे एंड मैनी हैप्पी रिटर्न्स। तो इसी तरह ये पैटर्न सब सेंटेंसेस का एक ही है कि आपने डियर लिखना है और उसके बाद रिलेशन लिखना है, ब्रदर है, फादर है, मदर है, लिखने के बाद उसके बाद फिर आपने कॉमा लगाना है, और अगर आप रिलेशन नाम ही लिखना चाहें आप डियर के बाद कॉमा लगाएं और आगे जो है वो सेंटेंस पूरा लिखें। इस तरह आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे आपको एक क्वेश्चन जो है वो आस्किंग परमिशन या ग्रांटिंग परमिशन या फिर जो है रिफ्यूजिंग परमिशन के बारे में आ सकता है, यानी इजाजत मांगने के बारे में, इजाजत से इनकार करने के बारे में, या फिर इजाजत देने के बारे में आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें आपने क्वेश्चन की हेडिंग देनी है, उसके बाद आपने आंसर लिखना है, और आस्किंग परमिशन, अगर आस्किंग परमिशन है तो आस्किंग परमिशन की हेडिंग देकर आपने नीचे लिखना है आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट योर परमिशन टू के बाद हमेशा हम जो है वो फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, टू प्ले, टू रीड, टू अटेंड द मैरिज पार्टी। टू के बाद आपने फर्स्ट फॉर्म लगानी है, कोई भी जो आपको पेपर में इंस्ट्रक्शन है उसके मुताबिक आप लिखेंगे। काइंडली अलाउ मी टू के बाद आपने उसी तरह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, टू प्ले, टू रीड, टू गो अब्रॉड, जो भी आपको पेपर में इंस्ट्रक्शन है वही आप लिखेंगे। उसके बाद है इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी टू के बाद आप लिखेंगे इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी टू अटेंड द मैरिज पार्टी, या टू गो अब्रॉड, टू प्ले विद माई फ्रेंड्स। तो इस तरह के आप जो है वो आगे ब्लैंक में लिखेंगे जो आपको इंस्ट्रक्शन है। आई अश्योर यू दैट आई विल फॉलो ऑल द रूल्स वाइल। टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और टू के अलावा फार आ जाए, वाइल, अबाउट और कोई भी प्रीपोजिशन आएगी तो हम इंग फॉर्म लगाएंगे। तो वाइल प्लेइंग आ जाएगा, वाइल गोइंग आ सकता है, गोइंग बाय बस, कुछ भी आप इसमें जो आपको इंस्ट्रक्शन है वो लिखेंगे। आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल इफ यू ग्रांट मी परमिशन टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी, टू अटेंड द बर्थडे पार्टी, टू गो ऑन पिकनिक। इस तरह का आप जो है वो फर्स्ट फॉर्म के साथ आगे लिखेंगे, जो भी आपका मुद्दा है, जो भी आपको पेपर में लिखने के लिए कहा गया है। आप गिविंग परमिशन के हवाले से अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपने क्वेश्चन की हेडिंग देनी है, आंसर की हेडिंग देनी है, और उसके बाद गिविंग परमिशन की हेडिंग देनी है। तो नंबर 1 आई एम प्लीज टू ग्रांट यू परमिशन टू के बाद मैंने बताया था कि फर्स्ट फॉर्म टू गो अब्रॉड, टू अटेंड द
बर्थडे पार्टी ऑफ योर फ्रेंड, कुछ भी आप इसमें जो है वो लिखेंगे। यू आर अलाउड टू एंटर द क्लास या फिर जॉइन द पार्टी, जो भी यहाँ पर आपने इंस्ट्रक्शन के मुताबिक लिखना है, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगा के आप लिखेंगे। प्लीज मेक श्योर दैट यू फॉलो ऑल द रूल। वाइल के बाद मैंने बताया था इन फॉर्म लिखेंगे, वाइल प्लेइंग, वाइल अटेंडिंग द क्लास, यानी जो भी आप लिखेंगे उसके साथ इंक फॉर्म लगाएंगे। आई होप यू विल कंप्लीट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसी तरह आई होप यू विल कंप्लीट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी अबाउट, तो इसमें भी आप जो है ब्लैंक में जिस बारे में आप परमिशन दे रहे हैं तो वो लिखेंगे अबाउट अटेंडिंग द क्लास, अबाउट प्लेइंग। तो मैंने बताया था कि टू के अलावा कोई और अगर प्रीपोजिशन आती है तो हम इंग फॉर्म लगाएंगे। आगे है बेस्ट विशेस फॉर योर, आगे इसमें नाउन लिखेंगे, अराइवल लिख सकते हैं यानी आपका आना, बेस्ट विशेस फॉर योर मैच हम लिख सकते हैं। तो इसमें हम जो है वो नाउन लिखेंगे, कोई चीज़ का नाम लिखेंगे। तो इस तरह ये गिविंग परमिशन के आपने 5 सेंटेंसेस अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। अगर गिविंग परमिशन के बारे में किसी तरह क्वेश्चन आपको आता है तो यही 5 सेंटेंसेस आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके यही लिखने हैं। आगे आपको क्वेश्चन आ सकता है इजाज़त से इनकार करने के हवाले से, तो आपने क्वेश्चन की हेडिंग देनी है, नीचे आपने आंसर की हेडिंग देनी है और उसके नीचे आपने रिफ्यूजिंग परमिशन की हेडिंग देकर इसमें इनकार करना है किसी भी परमिशन से, इजाज़त से। तो आपने नंबर 1 लिखना है, आई एम सॉरी दैट आई कैन नॉट ग्रांट यू परमिशन टू, और टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, टू अटेंड द क्लास, टू गो अब्रॉड, टू प्ले विद माय सन, कुछ भी आप जो है वो इसमें लिखेंगे जो आपको पेपर में हदायत दी गई हैं उसके मुताबिक। नहीं तो आप कुछ भी इसमें आप पुट कर देंगे, इंशाल्लाह आपको मार्क्स मिलेंगे। नंबर 2 योर रिक्वेस्ट टू, फिर टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, टू प्ले, टू रीड, to enter the class cannot be accepted, there are some important reasons for refusing your request। इसमें आपने कुछ भी ब्लैंक में नहीं लिखना है, ये किसी तरह की परमिशन से जो है वो रिफ्यूज किया जा सकता है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड माई डिसीजन एंड कोऑपरेट विद मी, तो इसमें भी आप किसी तरह की परमिशन से रिफ्यूज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ये भी आप लिख सकते हैं और इसमें आपको कोई ब्लैंक लिखने की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह की परमिशन से रिफ्यूज़ आप करने के लिए लिख सकते हैं। लास्ट वाले 3 जो सेंटेंसेस है, पहले में ब्लैंक में आपने फर्स्ट फॉर्म लगानी है जिसके बारे में आप जो है वो परमिशन से इनकार कर रहे हैं। एक क्वेश्चन आपको आ सकता है फॉर आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट पर्सन, प्लेस और थिंग्स फॉर इंफॉर्मेशन, यानी किसी पर्सन के बारे में, किसी जगह के बारे में या किसी चीज़ के बारे में जो है आपने इंफॉर्मेशन लेनी, उसके बारे में क्वेश्चन पूछना है। तो इस तरह का आपको एक क्वेश्चन आ सकता है और आएगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इसके लिए मैंने आसान हल बनाया है, व्हाट डू यू नो अबाउट। तो इसका आपने सबसे पहले क्या लिखना है, ऊपर आपने हेडिंग देनी है आस्किंग क्वेश्चंस लिखकर, फिर नीचे आपने लिखना है आंसर की हेडिंग देकर नीचे आपने लिखना है व्हाट डू यू नो अबाउट। आगे मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, यहाँ पर आप जगह, शख्स या चीज का नाम लिख सकते हैं। नंबर 2, वुड यू प्लीज गिव मी शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ, आगे फिर ब्लैंक में आपने जितनी भी मैं ब्लैंक्स छोड़ूंगा उसमें आपने पर्सन, प्लेस या चीज का नाम लिखना है जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन जो है वो पूछ रहे हैं। वुड यू प्लीज, नंबर 3, वुड यू प्लीज टेल अ फ्यू लाइन्स मोर अबाउट डैश, और एंड पे क्वेश्चन मार्क आपने लगाते जाना है। नंबर 4, व्हाट डू यू नो अबाउट ब्लैंक, क्वेश्चन मार्क, व्हाट आर द मेन फैक्ट्स अबाउट डैश, क्वेश्चन मार्क, what is the importance of dash, question mark, how can we know further about dash, question mark, what is the purpose of dash, question mark, where can we find further information about dash, question mark, why is dash well known, और क्वेश्चन मार्क लगा के अब इन ब्लैंक्स में आपने उस चीज, पर्सन या प्लेस का नाम लिखना है जिसके बारे में आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आगे एक आपको क्वेश्चन जो है वो गिविंग एडवाइस या सजेशन के रिलेटेड आ सकता है, उसके बारे में किसी भी टॉपिक पर आपने एडवाइस देनी है अपने फ्रेंड को, अपने किसी कॉलीग को, तो इस तरह का क्वेश्चन जो है वो आपको आ सकता है और आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपने सबसे पहले ऊपर हेडिंग देनी है गिविंग एडवाइस या ऑब्लिक सजेशन लिखे, नीचे आपने आंसर की हेडिंग देनी है नंबर 1, यू शुड वर्क हार्ड फॉर डैश, यहाँ पर डैश में जिसके लिए आप उसको एडवाइस कर रहे हैं वो आप लिखेंगे। नंबर 2, यू मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ डैश, इसी तरह ब्लैंक्स में आपने जिसके बारे में एडवाइस कर रहे हैं वो लिखते जाना है। यू ओ टू टेक केयर ऑफ डैश,
Number 4, you had better complete dash on time. Number 5, you should always respect dash. Number 6, you must not ignore dash. Number 7, you should improve dash regularly. Number 8, you ought not to waste time on dash. Number 8, you ought not to waste time on dash. Number 9, you had better not delay dash. और नंबर 10, नेवर फॉरगेट डैश। इनके आगे फिर आपने फुल स्टॉप लगा देना है जब सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, और ब्लैंक जिसके बारे में एडवाइस दे रहे हैं वो आपने लिख देना है। हम जो है वो लेटर करते हैं, किसी भी टॉपिक पर आपको लेटर आ जाता है तो आप लेटर लिखने के काबिल हो जाएंगे बगैर याद किए हुए। तो हम एक लेटर एक ऐसा करते हैं, आपको तरीका बताता हूँ कि लेटर कैसे करना है। आपने क्या करना है, चाहे फॉर्मल लेटर हो या इनफॉर्मल लेटर हो, आपने राइट साइड पर लिखना है एग्जामिनेशन हॉल। इसमें आपने एग्जामिनेशन का ई कैपिटल लिखना है, हॉल का एच कैपिटल लिखना है, और इसके बाद आपने कॉमा लगाना है। नीचे आपने CTABC लिखकर कॉमा लगा दें, या ना भी कॉमा यहाँ पर लगाएं तो इट्स फाइन। अब यहाँ पर आपको 1 मार्क मिलेगा, यानी आपने एग्जामिनेशन हॉल में एग्जामिनेशन का ई कैपिटल लिखा, स्पेलिंग करेक्ट है, हॉल का एच कैपिटल लिखा, स्पेलिंग करेक्ट है, और कॉमा लगाया, नीचे CTABC लिखी, और इसके बाद आपने क्या करना है, CTABC लिखा, इसका आपको 1 नंबर मिलेगा। उसके बाद आपने डेट लिखनी है, डेट का वर्ड नहीं लिखना, आपने मंथ पहले लिखना है। मैंने 2 तरीके बताए थे आपको डेट लिखने के। डेट लिखने का तरीका मैंने बताया था कि एक तरीका ये है कि आपने मंथ का नेम पहले लिखना है, फुल स्पेलिंग लिखने हैं, और मैं कहता हूं कि आसान वर्ड जो है वो मई है मंथ में, उसके स्पेलिंग आसान है, तो आप मई लिखें, MAY मई, एम कैपिटल होगा। उसके बाद आप कोई भी डेट 5, 7, 6 कोई भी लिख दें, और उसके बाद कॉमा लगाएं। कॉमे के बाद आपने ईयर लिखना है 2026। एक तरीका मैंने ये बताया था, और दूसरा तरीका मैंने ये बताया था कि आप पहले अगर डेट लिखना चाहते हैं तो पहले डेट लिखेंगे, लेकिन इसको फिर ऑर्डिनल नंबर्स में लिखेंगे, यानी अगर आपने 5 लिखा है तो इसके साथ TH लगाएंगे, 1 लिखा है तो ST लगाएंगे, 2 लिखा है तो ND लगाएंगे, 3 लिखा है तो RD लगाएंगे। और उसके बाद फिर आपने मंथ का नेम लिखना है, MAY मई लिख दें, और फिर कॉमा नहीं लगाना, और साथ ही आपने ईयर लिख देना है। इस डेट का आपको 1 नंबर मिलेगा, लेकिन अगर आप इसको सही पैटर्न के मुताबिक लिखते हैं तो। उसके बाद फिर आपने क्वेश्चन की तरफ देखना है कि आपको क्वेश्चन किसको लेटर लिखने के लिए कहा गया है। तो क्वेश्चन में ये लेटर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक क्वेश्चन है, राइट अ लेटर टू योर ब्रदर आस्किंग हिम टू फोकस ऑन साइंस सब्जेक्ट्स। अब ये लेटर फॉर एग्जांपल आपको एग्जाम में आया है, तो यहाँ पर लेटर आप अपने ब्रदर को लिखेंगे तो लिखेंगे डियर ब्रदर, डियर का डी कैपिटल लिखेंगे, ब्रदर का बी कैपिटल नहीं होगा। डियर ब्रदर लिखने के बाद आप कॉमा लगाएंगे, और उसके बाद आपने ये वर्डिंग, चाहे कोई भी लेटर आएगा उसमें यही लिखनी है, आई गॉट योर लेटर यस्टरडे, फुल स्टॉप लगाना है, आई एम ग्लैड टू नो दैट यू आर फाइन, फिर फुल स्टॉप लगा दें, आई एम ऑल्सो फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। अब यहां तक आपने फुल स्टॉप लगा देना है, ये आपने जो भी लेटर आएगा उसमें लिखना है। इसके बाद आपने क्वेश्चन की तरफ देखना है। क्वेश्चन में आपने यहाँ पर लिखा है राइट अ लेटर, इससे पहले आपने एडिशन करना है आई नीड टू। आई नीड टू के ये वर्ड्स लिखने के बाद, आई नीड टू लिखने के बाद आपने क्वेश्चन में राइट लिखा हुआ है तो आपने राइट लिख देना, लेकिन यहाँ पर W जो है वो राइट का स्मॉल होगा। आई राइट, आ को आपने दिस में बदल देना है, आई नीड टू राइट दिस लेटर, और आगे जो लिखा है टू योर ब्रदर या टू योर मदर, जिसको भी बताया गया है उस सारे को काट के आपने लिखना है यू, यानी आप लिखेंगे आई नीड टू राइट दिस लेटर टू यू, और उसके बाद आगे जो वर्डिंग लिखी है आस्किंग, आस्किंग लिखने के बाद एक बात और, आगे जो हिम हर है उसको आप यू में बदल देंगे, इसमें बदलेंगे यू में बदलेंगे, क्योंकि आप उससे एड्रेस कर रहे हैं, आप उससे मुखातिब हैं। एग्जामिनर जिसने आपसे सवाल पूछा है उसने कहा है कि उसे, और लेकिन आप उससे बात कर रहे हैं लेटर में, तो आप उसको यू से एड्रेस करेंगे, तो हिम हर को आप यू में बदल देंगे, आस्किंग यू टू फोकस ऑन साइंस सब्जेक्ट्स। ये सारी वर्डिंग आपने लिख देनी है। अब इसके बाद
समझो आपका जो है वो लेटर कंप्लीट हो चुका है, आपने वो मुद्दा जो है वो बयान कर दिया है, जो बात थी, जो टॉपिक था वो आपने बात कर दी है। अब इसके बाद अगर आप 1-2 लाइनें खुद से लिख सकते हैं तो लिख लें। हम खुद से लिख सकते हैं, you know, it is an age of science and technology. Nowadays, progress and advancement are based on learning science and technology. In every field of life, science and technology have their role. So your future career depends on the sound knowledge of science and technology. ये मैंने एडिशन किया है वर्डिंग का। अगर आप ये कर सकते हैं तो कर लें। अगर आपको लगता है कि ग्रामर स्पेलिंग रॉन्ग होगी तो आप ये ना लिखिएगा। उसके बाद फिर आपने एंडिंग जो है वो करनी है, वो लिखना है, आई होप दैट यू विल नॉट लेट मी डाउन एंड गिव मी अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स इन दिस रिगार्ड। ये सेंटेंस जो मैंने बताया है ये एंडिंग पे हर लेटर में आपने लिखना है। और उसके बाद फिर आपने लिखना है सलाम टू ऑल एट होम। लिखने के बाद फिर आपने लिखना है वेटिंग फॉर योर प्रॉम्प्ट रिप्लाई। ये लिखने के बाद फिर आपने राइट साइड पर जो लिखना है योर, योर लिखने के बाद लविंग, योर लविंग। अब ऊपर आपने जिसको लेटर लिखा था उसके साथ आपने रिलेशन अपना बनाना है। अगर ब्रदर को है तो आप उसके ब्रदर हैं, या अगर फीमेल लिख रही है तो वो सिस्टर है। अब आपने योर लविंग के बाद लविंग लिखना है, लविंग ली नहीं लिखना, या लवली वगैरह नहीं लिखना, लविंग लिखना है, LOVING। लविंग लिखने के बाद योर लविंग ब्रदर कॉमा लगा के नीचे XYZ लिख देना है। तो स्टूडेंट, योर लविंग ब्रदर XYZ का 1 नंबर होता है, और जैसा कि मैंने बताया था एग्जामिनेशन हॉल सिटी ABC का 1 नंबर होता है, और डेट का 1 नंबर होता है, और एड्रेस का 1 नंबर होता है, यानी आप उसको एड्रेस कर रहे हैं। सैल्यूटेशन इसको बोलते हैं, सैल्यूटेशन का 1 नंबर होता है। जैसे डियर ब्रदर आपने लिखा और उसके बाद कॉमा लगाया, कॉमा लगाना है, एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं लगाना। तो ये जो कॉमा लगा के आपने डियर ब्रदर लिखा है, इसका आपको 1 मार्क मिल जाएगा। तो इसी तरह जो बाकी स्ट्रक्चर के 4 मार्क्स हैं, और बॉडी के जो 9th में क्वेश्चन आना है उसमें 8 मार्क्स होते हैं, या 8 क्लास में पूरे लेटर के जो मार्क्स होते हैं वो 8 होते हैं। तो 4 मार्क्स जो है वो आपके स्ट्रक्चर के बन गए, और 4 मार्क्स जो है वो बॉडी के होते हैं। तो बॉडी में मैंने जैसे आपको बताया, अगर आप एडिशनल कुछ लिख सकते हैं तो लिख लें, नहीं लिख सकते तो जितना मैंने बताया है कि आपने ये सब में लिखना है वो आप याद कर लें, सिर्फ इतना ही। और हर लेटर में ये लिखें, और पैटर्न को समझ के, जैसे मैंने चेंजिंग आपको बताई है कि आपने क्वेश्चन में से ही जो है वो आंसर निकालना है। आपको वर्डिंग कहीं और से नहीं लानी पड़ेगी, आपने क्वेश्चन की जो वर्डिंग है उन्हीं को यूज करना है, और इसमें स्लाइटली सी जो है वो चेंजिंग्स को आपने ज़हन में रखना है। और ये चेंजिंग्स करने के बाद बॉडी के आपको, अगर आप अपने पास से नहीं भी लिखते तो आपको बॉडी के अगर 4 मार्क्स हैं तो आपको एटलीस्ट 2 या 3 मार्क्स मिल जाएंगे। और इस तरह आप अपने लेटर में जो है 8 नंबर में से 6-7 नंबर इजीली विदाउट प्रिपरेशन जो है वो ले सकेंगे। और अगर आप साथ लिख देते हैं, एडिशनल कुछ आपको नॉलेज है और आप समझते हैं कि ग्रामर स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं होगी, तो वो एडिशन आप लिखेंगे तो होपफुली कि आपको फुल मार्क्स जो है वो इसके मिल जाएंगे। आगे आपको एक क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स ऑफ प्लेयर हैप्पीनेस ग्रेटिट्यूड, यानी आपने अपनी खुशी का इजहार करना है। प्लेयर का हैप्पीनेस ग्रेटिट्यूड ये एक ही बात है। तो इनमें से किसी एक टॉपिक पर आपको क्वेश्चन आ सकता है, या तीनों भी लिखे हो सकते हैं, या 2 लिखे हो सकते हैं। तो इसमें आपने क्वेश्चन लिखना है और आंसर लिखना है, और नीचे आपने हेडिंग देनी है एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स ऑफ प्लेयर हैप्पीनेस, ग्रैटिट्यूड, जो भी आपको पेपर में इनमें से आया वो लिख दें, या तीनों भी लिख देंगे तो ये अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। एग्जामिनर को पता होगा कि इसको पता है कि प्लेयर हैप्पीनेस और ग्रैटिट्यूड का एक ही मतलब है। तो नंबर 1 आप लिखेंगे आई एम वेरी हैप्पी ऑन। ऑन के बाद आप जिस मौजू पर खुश हैं, जिस बात पर, वो लिखेंगे आई एम वेरी हैप्पी ऑन योर सक्सेस लिख सकते हैं। जो भी टॉपिक आपको दिया होगा, इट इज़ अ ग्रेट प्लेजर फॉर मी ऑन योर वेडिंग पार्टी, तो या वेडिंग सेरेमनी, ऑन योर मैरिज, कुछ भी आप जो है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। दिस इज रियली अ वंडरफुल एंड मेमोरेबल मोमेंट, तो इसमें ब्लैंक नहीं है, आप किसी भी टॉपिक पर जो है वो अपनी खुशी का इजहार कर सकते हैं। आई फील प्राउड एंड थैंकफुल फॉर दिस हैप्पी ओकेजन, तो ये भी किसी भी आप मौका पर अपनी खुशी का इजहार कर सकते हैं। मे दिस हैप्पीनेस कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये भी हर एक
चीज़ पर आप अपनी खुशी का इज़हार कर सकते हैं। हर बात पर आई विश यू मोर सक्सेस, जॉय एंड प्रॉस्पेरिटी इन द फ्यूचर, ये भी आप किसी भी बात पर खुशी का इज़हार कर सकते हैं। वन्स अगेन माय हार्टफेल्ट कांग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट विशेस, ये भी हर तरह की बात पर आप खुशी का इज़हार कर सकते हैं। तो ये पेपर में अमूमन 5 सेंटेंसेस लिखने आते हैं, मैंने 7 दिए हैं, आप इनमें से 5 अच्छे तरीके से कर लें, 7 कर लें तो दी बेस्ट है। ज़हन में रख लेना है कि जब भी आपको रिक्वेस्ट के बारे में आ जाए क्वेश्चन, रिक्वेस्ट के बारे में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, किसी तरह भी रिक्वेस्ट के बारे में, तो उसको आपने इस तरह करना है, क्वेश्चन की हेडिंग देनी है, पहले की तरह अंडरलाइन कर दें, आंसर की हेडिंग दें, अंडरलाइन करके नीचे पोलाइट रिक्वेस्ट की हेडिंग दें और उसके नीचे नंबर 1 लिखें, अंकल कॉमा वुड यू प्लीज़ लेंड मी सम मनी, और नंबर 2 फिर लिखें, सर कॉमा मे आई टेक अ डे ऑफ टुमारो, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, नीचे क्वेश्चन, नीचे नंबर 3 लिखेंगे, वुड यू अलाउ मी टू गो ऑन अ पिकनिक, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, और नंबर 4 पे वुड यू प्लीज हेल्प मी, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नंबर 5 एक्सक्यूज मी कॉमा वुड यू प्लीज टेल मी अबाउट द डॉक्टर, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो आपको काज एंड इफेक्ट के बारे में आ सकता है, अगर काज एंड इफेक्ट के बारे में किसी तरह का भी क्वेश्चन आए तो आपने लिखना है, पहले क्वेश्चन की हेडिंग उसी तरह दे के आंसर लिख के इसको अंडरलाइन करना है, काज एंड इफेक्ट लिख के अंडरलाइन करके नंबर 1, eating too much food every day leads to weight gain. Number 2, cutting down too many trees causes climate change because trees clean the air. Number 3, the coronavirus causes sickness and can make people seriously ill. Full stop लगा के Number 4, cutting down trees destroys the natural habitat of birds, comma, so many birds lose their homes and food. Number 5, drinking less water can cause kidney failure because the kidneys need enough water. ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर काज एंड इफेक्ट के बारे में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपने यही आंसर याद करके रखना है और यही लिखना है आपने। आपने ये नहीं सोचना कि क्वेश्चन में क्या है। इंशाल्लाह आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। उस क्वेश्चन है जो आपको पेपर में आ सकता है, ये सीक्वेंस मार्कर्स के हवाले से जॉइनिंग वर्ड्स या ट्रांजिशनल डिवाइसेस, लिंकिंग वर्ड्स, कंजंक्शंस, ये किसी तरह ये टॉपिक एक ही चीज़ है। लिंकिंग वर्ड्स यानी जो ऐसे अल्फाज जो बात को आपस में जोड़ते हैं, रबत पैदा करते हैं, उनको हम सीक्वेंस मार्कर भी कहते हैं, जो एक तरतीब में बात को आगे लेकर चलते हैं, बात से बात को मिलाते हैं। इनको जॉइनिंग वर्ड्स कहते हैं, ट्रांजिशनल डिवाइसेस कहते हैं, लिंकिंग वर्ड्स या कंजंक्शंस, ये एक ही चीज़ है। इस पर मेरा एक ज़बरदस्त वीडियो लेक्चर मौजूद है, जो कि ट्रांजिशनल डिवाइसेस के नाम से है। अगर आप वो देखना चाहें तो आपके कॉन्सेप्ट फर्दर क्लियर हो जाएँगे, नहीं तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर ही अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। आप अपना क्वेश्चन यहाँ से तैयार कर लें। तो इसमें नंबर 1 आपने लिखना है फर्स्ट ऑफ ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल यानी बात हमारी यहाँ से शुरू हो रही है, तो इनको आप अंडरलाइन करते जाएँ जो सीक्वेंस मार्कर हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई कंप्लीटेड माय वर्क केयरफुली। नंबर 2 में लिखें देन, यानी बात को बात के साथ मिलाना, कड़ी मिलाना। देन आई चेक्ड एवरीथिंग वन्स अगेन। ये आपको किसी तरह भी क्वेश्चन आता है, सीक्वेंस मार्कर या ट्रांजिशनल डिवाइसेस या जॉइनिंग वर्ड्स जो दिए होंगे, वो आप बेशक इग्नोर भी कर दें, यही लिख देंगे, क्योंकि पेपर चेक करने वाला बार-बार पेपर को नहीं देखता, वो कॉन्सेप्ट को देखता है। आगे लिखें नेक्स्ट आई करेक्टेड माय मिस्टेक्स। आगे लिखें मोर ओवर कॉमा आई लर्न मैनी न्यू थिंग्स फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस। उसके बाद नंबर 5 देयरफॉर, ये हर सीक्वेंस मार्कर के बाद आपने कॉमा लगाना है। आई बिकेम मोर कॉन्फिडेंट। नंबर 6 इंडीड कॉमा हार्ड वर्क ऑलवेज ब्रिंग्स सक्सेस। नंबर 7 फाइनली कॉमा आई अचीव्ड माय गोल एंड फेल्ट वेरी हैप्पी। तो ये पेपर में आपको 5 सेंटेंस आ सकते हैं, लेकिन आप ये सातों के सातों अच्छे तरीके से तैयार कर लें। किसी तरह आपको ये क्वेश्चन आता है ट्रांजिशनल डिवाइसेस का, सीक्वेंस मार्कर्स का या लिंकिंग वर्ड्स, कंजंक्शंस वगैरह का, तो आपने यही लिख देना है पेपर में, बेशक जो भी दिए हुए हैं। इंशाल्लाह ये क्वेश्चन आपका ठीक होगा, आपको मार्क्स जो है वो पूरे मिलेंगे। बस स्पेलिंग ग्रामर मिस्टेक ना कीजिएगा, इस बात का आपने ख्याल रखना है। आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि पंक्चुएशन या कैपिटलाइजेशन के हवाले से। तो इस पर भी मेरी एक ज़बरदस्त वीडियो मौजूद है, जिसमें मैंने रूल्स बताए हैं कि कैसे पंक्चुएशन की जाती है। आप वो वीडियो देखना चाहें तो डिटेल में देख लें, नहीं तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर तैयार हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लें। पंक्चुएशन के रिलेटेड स्टूडेंट्स, आपको कोई भी क्वेश्चन आता है किसी तरह, तो आपने क्वेश्चन की हेडिंग देनी है, आंसर की हेडिंग देकर नीचे पंक्चुएशन ऑब्लिक कैपिटलाइजेशन लिखकर नीचे नंबर 1 लिखें गुड मॉर्निंग कॉमा एवरीवन, और ये एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाएं। ये किसी तरह का भी आपको पेपर में जो भी दिया हुआ है आपने उसको इग्नोर कर देना है, यही आपने सेंटेंस अच्छे तरीके से याद करके लिख देने हैं। नंबर 2 माय नेम इज अली। अली का ए कैपिटल होगा,
कॉमा लगाएं एंड आई का आई जो है वो कैपिटल होगा, आई एम अ स्टूडेंट फुल स्टॉप। नंबर 3 आई आस्क्ड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास लगा दें 2 कॉमे और मे का एम कैपिटल मे आई कम इन कॉमा प्लीज और क्वेश्चन मार्क और ऊपर आप इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर दें। द टीचर रिप्लाइड कॉमा यस कॉमा यू मे फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमास लगा दें। टुडे कॉमा आई हैव 3 टास्क आगे कॉलन ये 2 नुक्ते लगाएं। रीडिंग कॉमा राइटिंग कॉमा एंड स्पीकिंग फुल स्टॉप लगा दें। उसके बाद माय ब्रदर लिखकर ऊपर अपोस्ट्रोफी एस लगाएं। माय ब्रदर्स बुक इज ऑन द टेबल फुल स्टॉप लगा दें। नंबर 7 वी वर्कड हार्ड सेमीकोलन लगाएं यानी एक पॉइंट और नीचे कॉमा लगाएं। देयरफॉर कॉमा वी सक्सीडेड फुल स्टॉप लगा दें। तो ये आपने 7 अच्छी तरह सेंटेंस तैयार कर लेने हैं। यही आपने लिख देने। अगर आपको पंक्चुएशन कैपिटलाइजेशन के हवाले से किसी तरह का क्वेश्चन आता है आपने उसको इग्नोर करके बस यही आपने लिख देने हैं इस तरह के क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है मीनिंग या वर्ड सिनोनिम्स के हवाले से। तो ये क्वेश्चन आपको एक पैराग्राफ दिया होगा, उसमें वर्ड अंडरलाइन किए होंगे, उनके मीनिंग लिखने होंगे, या आपको वर्ड्स दिए होंगे, उनके मीनिंग लिखने होंगे, या वर्ड्स दिए होंगे, उनके मीनिंग्स को मैच करना होगा। ये किसी तरह क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो आपने क्वेश्चन की हेडिंग देनी है, आंसर लिखना है, वर्ड्स एंड देयर सिनोनिम्स या मीनिंग्स लिखने हैं। अब यहाँ पर मैंने 10 वर्ड्स की लिस्ट बनाई है। जो भी पेपर में आपको वर्ड्स आते हैं आपने उनको इग्नोर कर देने हैं, यही लिखने हैं, क्योंकि पेपर चेक करने वाला, मैं ये बार-बार बता रहा हूँ, वो क्वेश्चन पेपर को नहीं देखता, वो कॉन्सेप्ट को देखता है। मसलन यहाँ पर मैंने एंशिएंट वर्ड लिखा है तो इसका मीनिंग ओल्ड है, तो ये मीनिंग अगर ठीक है तो आपको फिर मार्किंग करने वाला जो है वो आपको मार्क्स देगा, क्योंकि पेपर को बार बार नहीं देखता, उसको ये पता है कि वर्ड मीनिंग का क्वेश्चन है और आपके वर्ड मीनिंग ठीक हो रहे हैं तो आपको मार्क्स मिलेंगे। ब्रिलियंट है तो ब्रिलियंट का मतलब इंटेलिजेंट होता है। कोरेजियस है तो इसका मीनिंग ब्रेव होता है। जेनरस इसका मीनिंग काइंड होता है। डिलीजेंट इसका मीनिंग हार्ड वर्किंग होता है। और प्रीशियस इसका मीनिंग वैल्यूएबल होता है। रैपिड है तो रैपिड का मीनिंग फास्ट होता है। और एक्यूरेट है तो एक्यूरेट का मतलब करेक्ट होता है। एडमायर है तो एडमायर का मतलब रिस्पेक्ट होता है। प्रॉस्परस का मतलब सक्सेसफुल होता है। तो इसी तरह आपने कॉलम बना के वर्ड मीनिंग लिख देने हैं। यूजुअली पेपर में 5 से 7 मीनिंग जो है वो लिखने आते हैं। मैंने 10 वर्ड्स की एक लिस्ट बनाई है, आपने यही वर्ड्स अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेने हैं। जितने वर्ड्स के मीनिंग पूछे गए हों आपने उतने वर्ड्स के मीनिंग जो है यहाँ से ही वर्ड लिखने हैं और यही मीनिंग लिख देने हैं। पेपर वाले बेशक आप इग्नोर कर दें, इंशाल्लाह आप परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह आपको मार्क्स पूरे-पूरे मिलेंगे। आगे आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टेंसेस। तो इस पर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पर मेरी वीडियोस मौजूद हैं, हाउ टू चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर आप ये वीडियोस देखना चाहें तो आप देख लें, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। लेकिन वरना आप ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो है वो तैयार हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन की हेडिंग देनी है, आंसर लिखना है और फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टेंसेस लिखने हैं। तो सबसे पहले आपने यही सेंटेंस तैयार कर लेने हैं जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जो मैंने लिखे हुए हैं। तो आप इन्हीं सेंटेंस को लिख लेंगे तो आपका जो पेपर है इंशाल्लाह आपका ठीक हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1, शी डैश गो टू स्कूल एवरी डे। यहाँ पर एवरी डे आए या डेली रूटीन वाला वर्ड आ जाए तो उसमें हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं तो गो ही लगाएंगे, लेकिन पीछे शी है तो एस का इजाफा गोज लिखेंगे। शी गोज टू स्कूल एवरी डे। आगे दे डैश प्ले फुटबॉल यस्टरडे। जहाँ पर यस्टरडे का वर्ड आ जाए, अगो का वर्ड आ जाए, लास्ट या प्रीवियस का वर्ड आ जाए तो हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं और सेकंड फॉर्म से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। was वर इज एम आर या हैज हैव कुछ भी नहीं हमने लगाना, हम प्लेड लिखेंगे। दे प्लेड फुटबॉल यस्टरडे। आगे आई डैश राइट अ लेटर नाउ। जहाँ पर वर्ड नाउ आ जाए, दिस टाइम आ जाए, एट प्रेजेंट आ जाए, यानी काम आंखों के सामने हो रहा है तो हम इज एम आर इंग फॉर्म यूज करते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे आई एम राइटिंग। और नंबर 4 में वी डैश आवर होमवर्क बिफोर डिनर। जहाँ पर बिफोर आ जाए तो आपने हैज हैव या हैड थर्ड फॉर्म लगानी है, तो यहाँ पर हम हैड फिनिश्ड जो है वो लिख देंगे। नीचे है ही डैश विजिट लाहौर नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट का वर्ड यहाँ पर आ जाए, आपने विल शैल फर्स्ट फॉर्म लगानी है तो विल विजिट हम जो है वो लिखेंगे, ही विल विजिट लाहौर नेक्स्ट वीक। आपने यही अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं और यही आपने लिख देने हैं अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वाला क्वेश्चन आता है तो। आगे आपको एक क्वेश्चन आ सकता है जिसमें सेंटेंस को एक टेंस से दूसरे टेंस में चेंज करना होता है। यानी यूजुअली जो आपके पेपर में आते हैं वो पास्ट सिंपल यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करने आते हैं। तो या किसी और टेंस में चेंज करने भी आए तो आप यही लिख देंगे तो इंशाल्लाह आपके मार्क्स पूरे आएंगे। पहले आपने क्वेश्चन की हेडिंग देनी है, आंसर की हेडिंग कन्वर्ट ईच सेंटेंस इनटू पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट। नंबर 1 शी गोज टू स्कूल एवरी डे और इसका आंसर है, क्योंकि पास्ट सिंपल और इंडेफिनिट में हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते। शी वेंट टू स्कूल एवरी डे। नंबर 2 दे प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, तो इसका आंसर है दे प्लेड क्रिकेट इन द इवनिंग। आई राइट अ लेटर टू माई फ्रेंड और इसका आंसर होगा आई रोट अ लेटर टू माई फ्रेंड।
ही हेल्प्स हिज मदर, इसका आंसर होगा ही हेल्प्ड हिज मदर। वी क्लीन आवर क्लासरूम, तो इसका आंसर है वी क्लीन्ड आवर क्लासरूम। तो ये पास्ट सिंपल में अगर आपको टेंस चेंज करना आता है तो आपने यही सेंटेंस अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेने हैं, यही लिख देने हैं बेफिक्र होकर, क्योंकि पेपर चेक करने वाला आपका कॉन्सेप्ट देख रहा है कि आपको पास्ट सिंपल में चेंज करना आता है या नहीं आता। उसने सारे सेंटेंस जेन में नहीं रखे हुए जो पेपर में लिखे हुए हैं, तो आप यही लिख देंगे, इंशाल्लाह आपके मार्क्स पूरे आएंगे। या फिर यूजुअली जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज करना आ जाता है, तो आपने क्वेश्चन लिखना है, आंसर की हेडिंग कन्वर्ट ईच सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखना है, और नंबर 1 लिखना है आई राइट माय होमवर्क। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज ए थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो आंसर में आई हैव रिटन माय होमवर्क। और नंबर 2 शी क्लीन्स हर रूम, तो इसके आंसर में शी हैज क्लीन्ड हर रूम लिख देना है। नंबर 3 दे फिनिश द वर्क, और इसके आंसर में दे हैव फिनिश द वर्क। ही ईट्स हिज लंच, तो इसके आंसर में ही हैज ईटन हिज लंच। आगे नंबर 5 वी कंप्लीट द प्रोजेक्ट, और इसके आंसर में आपने लिखना है वी हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। ये अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज करने आते हैं तो आपने यही सेंटेंस बेफिक्री से याद कर लेने अच्छे तरीके से, और ग्रामर स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, तो इंशाल्लाह आपके मार्क्स पूरे आएंगे। सेंटेंस बेशक पेपर में कोई और है, आपने यही लिख देने हैं। आगे आपको ये भी आ सकता है कि कन्वर्ट ईच सेंटेंस इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, यूजुअली इन टेंसेस में चेंज करने आते हैं, और अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो इन पर वीडियोस जो है वो मौजूद हैं। हाउ टू चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स की वीडियोस जो है वो मौजूद हैं, आप वो देख लीजिएगा, और टेंस के स्ट्रक्चर के रिलेटेड जो है वो वीडियोस हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर इनको अच्छे तरीके से कर लेंगे, आपका टाइम बचेगा और आपका पेपर इंशाल्लाह अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो आपने क्वेश्चन की हेडिंग देनी है कन्वर्ट ईच सेंटेंस इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस लिखकर नीचे नंबर 1 फिनिश माय होमवर्क। पास्ट परफेक्ट में हम हैड थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो आई हैड फिनिश्ड माय होमवर्क लिखेंगे। शी लीव्स द ऑफिस, आंसर शी हैड लेफ्ट द ऑफिस। नंबर 3 दे कंप्लीट द टास्क, और आंसर दे हैड कंप्लीटेड द टास्क। ही ईट्स हिज डिनर, तो इसके आंसर में ही हैड ईटन हिज डिनर। नंबर 5 वी रीच द स्टेशन, और इसके आंसर में वी हैड रीच द स्टेशन। तो आपको अगर एक टेंस से दूसरे टेंस में सेंटेंस कन्वर्ट करने का क्वेश्चन आता है किसी भी टेंस में, तो आप ये कर लेंगे। आपको अगर किसी और टेंस जो आपने नहीं तैयार किया हुआ, जैसे पास्ट कंटिन्यूअस है या फ्यूचर सिंपल है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, कोई और है, तो आप कोई एक इनमें से अच्छे तरीके से तैयार करके हेडिंग देके यही आंसर लिख दें, इंशाल्लाह आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। इसके बाद आपको एक पैराग्राफ आ सकता है कि पैराग्राफ में से आपने आंसर ढूंढ कर देने हैं, तो इस क्वेश्चन में आप पूरे-पूरे मार्क्स ले सके हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के पूरे-पूरे मार्क्स नहीं आते। उसकी वजह क्या है कि स्टूडेंट्स इसको ईज़ी लेते हैं और वो समझते हैं कि हम हर क्वेश्चन का आंसर दे लेंगे, और वहाँ से हमने ढूँढना है, और ढूँढ के जो है वो आंसर देना तो बड़ा आसान होगा। टीचर्स गलतफ़हमी में रहते हैं कि बच्चे जो है ये क्वेश्चन कर लें, और इनमें 1-2 मार्क्स जो है वो लूज़ हो जाते हैं। और क्यों होते हैं? उसकी रीज़न ये है कि स्टूडेंट्स जो है वो या तो ओवरलैप कर देते हैं आंसर में, आंसर को बढ़ा-चढ़ा के जो है वो कॉपी कर लेते हैं, या फिर वो इंटरप्ट कर बैठते हैं। यानी पूरा आंसर जो है वो कंप्लीट नहीं बनता। कहीं न कहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाती है, जो कि क्वेश्चन जो है वो किसी और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में बना होता है, जबकि आप जब ढूँढते हैं पैराग्राफ में से आंसर, तो वो किसी और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में होता है। जब उन दोनों को मिलाते हैं तो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो है वो रॉन्ग हो जाता है, जिसकी वजह से आपके मार्क्स जो है वो लूज़ होते हैं। आपको ये क्वेश्चन इस तरह करवाऊँगा कि इंशाल्लाह आपके मार्क्स पूरे-पूरे आएँगे, आपको समझ भी आएगी, और बड़ा आसान तरीका है। आप इंशाल्लाह आने वाली हर क्लास में, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, किसी तरह के एग्ज़ाम में जो है, ये कॉम्प्रिहेंशन वाला क्वेश्चन ईज़िली कर लेंगे, और कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे कि आपके मार्क्स भी लूज़ नहीं होंगे, और आपको रटा भी नहीं लगाना पड़ेगा। तो बड़ा आसान तरीका है। पहला तो क्वेश्चन बिल्कुल लाज़मी है, उसमें चॉइस नहीं है, समरी राइटिंग वाला। उसमें आपने समरी राइटिंग करनी होती है और उसका टाइटल लिखना होता है। समरी या प्रेसी एक ही चीज़ है, उसको आपने प्रिसाइज़ करना है। क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है समरी राइटिंग का और टाइटल राइटिंग का, ये 6 मार्क्स का है। 5 मार्क्स आपको समरी राइटिंग या प्रेसी राइटिंग के मिलेंगे, और 1 मार्क जो है वो आपको टाइटल लिखने का मिलेगा। तो ये 6 मार्क्स आपने कैसे गेन करने हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। अभी आपने जो करना है वो क्या करना है, आपने जो आपको आंसर शीट मिलेगी उसमें जो उसका पार्ट 1 है उस स्पेस को आपने छोड़ देना है, वहाँ पर अभी आपने कुछ नहीं लिखना। ये जो है सेकंड क्वेश्चन पार्ट 2 में आप लिखना है अकॉर्डिंग टू द गिवन पैराग्राफ। इसी तरह आपने थर्ड वाले पार्ट में भी ये लिख देना है, कोई पार्ट जो है अकॉर्डिंग टू द गिवन पैराग्राफ, और कॉमा लगाते जाना है। फिर फोर्थ वाले में भी आपने अकॉर्डिंग टू द गिवन पैराग्राफ लिख के कॉमा लगा देना है, और फिर फिफ्थ वाले में भी अकॉर्डिंग टू द गिवन पैराग्राफ लिख के आपने कॉमा लगा देना है। अब आप सेकंड जो पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का
उसको अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन उसमें आपने क्या करना है कि स्टेटमेंट को सीधा करना है। अभी आपने क्वेश्चन से ही वर्डिंग लेनी है, अभी आपने पैराग्राफ को रीड नहीं करना। मसलन यहाँ पर जो मैंने पैराग्राफ दिया है, इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो पहला क्वेश्चन जो है, व्हाई इज एजुकेशन इंपॉर्टेंट। तो इसको अगर हम सिंपल स्टेटमेंट में बदलेंगे, व्हाई इज कट जाएगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो शुरू में होता है वो नहीं लिखते और डब्ल्यू वाला वर्ड निकल जाएगा। और उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब जो है डू, डज और डिड के अलावा बाकी जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं उनको हम सब्जेक्ट के बाद लिख देते हैं, यानी एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट हम लिख देंगे। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पार्ट 3, हाउ डू स्टूडेंट्स गेन नॉलेज। अब इसमें भी हाउ डू काट देंगे, मैंने बताया था डू डज डिड जो है वो आगे हम उसको नहीं लेकर जाएंगे, हम इसको जस्ट काट देंगे। लेकिन अगर डज होगा तो फिर आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आगे दी होगी उसके साथ एस का एडिशन भी करना है, सिर्फ डज की सूरत में। तो ये डू है, हमें एस की एडिशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और डू को काट देंगे, स्टूडेंट्स गेन नॉलेज हम लिख देंगे। इसी तरह 4 पार्ट में करेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन पैराग्राफ, जो लिखा हुआ है कॉमा लगा हुआ है, इसके बाद हम लिखेंगे स्टूडेंट्स स्टडी। स्टूडेंट्स वेयर डू को काट देंगे, स्टूडेंट्स स्टडी हम लिख देंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें व्हेन डू स्टूडेंट्स स्टडी देयर लेसन्स, इसमें हम क्या करेंगे, व्हेन डू को काट देंगे, स्टूडेंट्स स्टडी देयर लेसन्स ये लिख देंगे। उसके बाद जो हु वाला क्वेश्चन होता है इसमें हमने पर्सन लिखना होता है, यानी हु का आंसर जो है पर्सन का नाम आता है यहाँ पर, या सब्जेक्ट का नाम यहाँ पर आता है। हु की जगह पर हमने कोई नाउन लिखना है, इसलिए हु को हम काट देंगे और उसकी स्पेस छोड़ देंगे जो उसकी जगह पर जो नाउन आना है, तो हम वहां पर स्पेस छोड़ देंगे, गाइड द स्टूडेंट्स हम लिख देंगे। और उसके बाद जो है विच पीपल हेल्प स्टूडेंट्स बिकम सिटीजन्स, तो यहाँ पर विच की जगह पर भी हम थिंग का नाम लिखते हैं या फिर हम जो है वो सब्जेक्ट का नाम लिखते हैं। तो विच पीपल को हम काट देंगे, इसकी स्पेस छोड़ देंगे आंसर के लिए, क्योंकि इसकी रिप्लेस पर विच की रिप्लेस पर भी हम जो है वो कोई नाउन लिखेंगे, कोई थिंग लिखेंगे या कोई ऑब्जेक्ट लिखेंगे। डैश हेल्प स्टूडेंट्स बिकम गुड सिटीजन हम लिख देंगे। आगे जो यस नो वाले क्वेश्चन होते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो शुरू में दिया होता है, जैसे कि यहाँ पर है एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। मैं यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि आपके जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर जो है ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जिनमें हेल्पिंग वर्ब शुरू में दिया होगा और डब्ल्यू एच वाले वर्ड्स नहीं होंगे, इसका आंसर यस नो में होता है। जैसे इज एजुकेशन इंपॉर्टेंट, तो इसका आंसर यस या नो में होगा, तो अभी आपने यस या नो की स्पेस छोड़ देनी है। हम पैराग्राफ को रीड आउट करके फिर यहाँ पर यस या नो लिखेंगे, तो इसमें आपने लिखना है स्पेस छोड़ के एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट। और आगे जो है सेकंड इसका पार्ट वाई भी दिया हुआ है या वेयर या व्हेन दिया हुआ है, तो वाई का जो आंसर होगा वो भी हमने देना होगा। तो अब स्टूडेंट्स तकरीबन आपके 90% आंसर प्रिपेयर हो चुके हैं। अब आपने जो मेन आंसर है, जो मेन जीस्ट है, जो लुबे लुबाब है, वो आपने पैराग्राफ में से निकालना है और पैराग्राफ को आपने एटलीस्ट 2 से 3 टाइम्स जो है वो रीड करना है ताकि इसकी पूरी तरह आपको कम्प्रीहेंशन मिल सके। बेसिक पर्पज ही इस क्वेश्चन का यही है कि आपको इस पूरा पैराग्राफ की समझ आ जाए और आप उसको आगे क्वेश्चन के आंसर में कन्वर्ट कर सकें। तो आपने इसको जितनी दफ़ा हो सके आप इसको पढ़ें जब तक आपको समझ नहीं पूरी आ जाती। फिर उसके बाद आंसर देना बड़ा आसान हो चुके हैं क्योंकि हमने पहले मैक्सिमम काम कर लिए। तो अब हम पैराग्राफ पढ़ते हैं। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी नेशन। तालीम हर कौम के लिए बड़ी अहम है। इट हेल्प्स पीपल डेवलप देयर एबिलिटीज़। ये लोगों की मुआवनत करती है उनकी सलाहियतों को परवान चढ़ाने में एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड और दुनिया को समझने में। स्टूडेंट्स गेन नॉलेज बाय स्टडिंग रेगुलरली एंड वर्किंग हार्ड। स्टूडेंट्स रोजाना मुताला करके और मेहनत करके इल्म हासिल करते हैं। टीचर्स गाइड द स्टूडेंट्स इन स्कूल एंड हेल्प देम बिकम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। टीचर स्टूडेंट्स को स्कूल में गाइड करते हैं और उनकी मावनत करते हैं, उनकी मदद करते हैं एक जिम्मेदार शहरी बनने में। तो ये पैराग्राफ बड़ा आसान था, इसलिए हमने इसको एक दफ़ा पढ़ा और हम इसके जो आंसर है वो कंप्लीट करते हैं। तकरीबन 80% से अबव काम हमने कर लिया हुआ है। अब जो मेन पॉइंट्स हैं वो हम उसमें लिख देंगे, जैसे मैंने ग्रामेटिकल आपको स्ट्रक्चर बताया उसके अकॉर्डिंग अब हम उनको लिखेंगे।
तो आपने पैराग्राफ को 2 से 3 दफ़ा पढ़ना है, बल्कि जितनी दफ़ा हो सके जब तक आपको कंप्लीट उसकी समझ ना आ जाए। हम जो है यहाँ तक लिखेंगे एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट। अब हम पहले सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं। जो सेकंड पार्ट हमने सॉल्व किया है, तो उसमें व्हाई वाला क्वेश्चन था कि व्हाई इज़ एजुकेशन इम्पोर्टेंट। तो व्हाई जब भी आ जाए तो आपने बिकॉज़ से आंसर लिखना है। अब हम बिकॉज़ लिख देंगे और बिकॉज़ के बाद हम जो है वो पैराग्राफ को रीड करेंगे और पैराग्राफ में से इसका आंसर जो है वो ढूँढने की कोशिश करेंगे। तो जब हम पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा बिकॉज़ इट हेल्प्स पीपल डेवलप देयर एबिलिटीज़ एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। हम पैराग्राफ को रीड करने के बाद ये लिखेंगे और उसके बाद जो है हाउ वाले जो क्वेश्चन होते हैं, इनमें हमने जब आंसर लिखना है ढूंढ के, तो उससे पहले हमने बाय लगाना है और बाय के बाद ध्यान में रखिएगा हमेशा इंग फॉर्म आएगी जब हम हाउ का आंसर दे रहे होंगे। तो बाय लिखने के बाद हम वर्ब की इंग फॉर्म यूज करेंगे, आंसर ढूंढेंगे हम पैराग्राफ में से, लेकिन हम जो वर्ब होगा उसको इंग फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे अब यहाँ पर बन जाएगा अकॉर्डिंग टू द गिवन पैराग्राफ स्टूडेंट्स गेन नॉलेज बाय स्टडिंग। हम लिखेंगे स्टडिंग रेगुलरली एंड वर्किंग हार्ड। आगे जितने भी वर्ब्स हम लगाएंगे कंजक्शन लगा के उनके साथ इंग फॉर्म आएगी। स्टडिंग और वर्किंग हमने लिखा है बाय स्टडिंग रेगुलरली एंड वर्किंग हार्ड। ये हमने पैराग्राफ में से आइडिया लिया है। उसके बाद जो है जहाँ पर वेयर होगा उसमें हम इन ऑन या एट में से कोई प्रीपोजिशन लगाएंगे और फिर जो है हम लिखेंगे। जैसे अकॉर्डिंग टू द गिवन पैराग्राफ स्टूडेंट स्टडी, ये हमने लिखा हुआ है। अब हमने जब पैराग्राफ पढ़ा तो हमें पता चला इन स्कूल। और एक बात ध्यान में रखिएगा, अपनी तरफ से कोई बात नहीं लिखनी, अकॉर्डिंग टू द गिवन पैराग्राफ हम लिख रहे हैं, इसका मतलब है हमने पैराग्राफ के मुताबिक ही आंसर लिखना है। तो इन स्कूल जो है वो हमें पैराग्राफ में से मिला है। इन हमने लगाना है या ऑन लगाना है या एट लगाना है। इन, ऑन और एट प्लेस के लिए हम यूज करते हैं। फिर हम देखेंगे कौन सा सूटेबल है, इन है, ऑन है या एट है। अब उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, जब भी व्हेन आ जाए आपने एक बात ध्यान में रखनी है, इनमें भी आप प्रीपोजिशन ऑफ टाइम लगाएंगे जो कि इन, ऑन और एट ही हैं। प्लेस भी यही है और टाइम भी यही है। अब इन, ऑन, एट लगा के हम आगे जो है उसका वक्त लिखेंगे या फिर एल वाई वाले एडवर्ब हैं वो हम लिखेंगे जो कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होंगे। हाउ ऑफन जिनका आंसर होता है, तो हम एल वाई वाले एडवर्ब लिखेंगे जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं। जैसे रेगुलरली, पंक्चुअली है, डेली है, तो इस तरह के एडवर्ब जो रूटीन को शो कर रहे होंगे वो हम लिखेंगे जब व्हेन वाला क्वेश्चन होगा। या इन, ऑन लगा के हम क्या लिखेंगे, इन, ऑन, एट लगा के आगे टाइम लिख लेंगे। अब इनमें से हम यहाँ पर पढ़ेंगे पैराग्राफ तो हमें पता चलेगा अकॉर्डिंग टू द गिवन पैराग्राफ स्टूडेंट स्टडी देयर लेसन्स, ये हमने लिखा हुआ है। आगे हम लिखेंगे रेगुलरली। उसके बाद जो डब्ल्यू एच वाले मैंने बताया था, हु की जगह पर हमने पर्सन का नाम लिखना होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन पैराग्राफ जो लिखा है, तो जो स्पेस हमने छोड़ी थी उसमें हम लिखेंगे टीचर्स, क्योंकि पैराग्राफ को पढ़ने से हमें पता चला टीचर्स गाइड द स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम अपनी तरफ से एंड पेरेंट्स वगैरह नहीं लिख सकते क्योंकि पैराग्राफ में उसका जिक्र नहीं हुआ। आगे विच वाले जो क्वेश्चन है, मैंने बताया था कि विच की प्लेस पर हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं या फिर हम थिंग का नाम लिखते हैं। तो अब अकॉर्डिंग टू द गिवन पैराग्राफ टीचर्स, यहाँ पर हम टीचर्स लिखेंगे। विच की जगह पर विच पीपल जो है वो टीचर्स हैं। टीचर्स हेल्प स्टूडेंट्स बिकम गुड सिटीजन्स। उसके बाद मैंने आपको बताया कि यस नो वाले क्वेश्चन होते हैं। तो हमने जब पैराग्राफ को पढ़ा तो फिर हमने जो स्पेस छोड़ी हुई थी वहां पर हम लिखेंगे यस, क्योंकि हाँ में इसका जवाब है, ना में नहीं है। यस कॉमा एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमने कहीं भी नहीं ये पढ़ा कि एजुकेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, एजुकेशन की इम्पोर्टेंस बताई गई है। अब उसके बाद हमने वाई का भी आंसर देना है, तो इसको दो तरह से हम लिख सकते हैं। यानी यस एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, आगे बिकॉज लगा सकते हैं, बिकॉज इट हेल्प्स पीपल अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, ये लिख सकते हैं। या फिर हम जो है वाई वाले क्वेश्चन में, यस नो वाले क्वेश्चन में हम टू लगा देंगे और टू के बाद इन्फिनेटिव यानी फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, टू एजुकेट द कमिंग जनरेशन। यस एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट टू एजुकेट द कमिंग जनरेशन। अब स्टूडेंट्स, अगर आप ये छोटा सा फार्मूला ज़हन में रखेंगे तो इंशाल्लाह आप हर क्वेश्चन का आंसर दे लेंगे। आपने ज़हन में रखना है वाई के बाद जो है, वाई वाले क्वेश्चन में आपने आंसर जो है वो बिकॉज से स्टार्ट करना है। जब आपने स्टेटमेंट लिख लेनी है और अकॉर्डिंग टू द गिवन पैराग्राफ और स्टेटमेंट क्वेश्चन की बना लेनी है, उसके बाद बिकॉज से आगे स्टार्ट करेंगे। और हाउ वाले क्वेश्चन में आप जो है अकॉर्डिंग टू द गिवन पैराग्राफ और स्टेटमेंट बनाने के बाद बाय से स्टार्ट करेंगे। और याद रहे कि इसमें फिर हमने इंग फॉर्म यूज करनी है, पैराग्राफ में जो भी वर्ब की फॉर्म यूज हुई है उसको इंग फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे।
फिर वेयर वाले क्वेश्चन जो है मैंने बताया है कि ये लेस को शो करते हैं, और वेयर वाले क्वेश्चन में आपने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द गिवन पैराग्राफ लिखने के बाद, कॉमा लगाने के बाद, फिर स्टेटमेंट जो है क्वेश्चन से लेने के बाद आपने इन, ऑन या एट प्लस प्लेस लिखना है, जगह का नाम लिखना है जिसका जिक्र हुआ वो होगा। उसके बाद व्हेन वाले जो क्वेश्चन है इनमें आपने क्या करना है, आपने अकॉर्डिंग टू द गिवन पैराग्राफ लिखने के बाद फिर आपने स्टेटमेंट क्वेश्चन की बनाकर प्रीपोजिशन ऑफ टाइम लिख के आगे टाइम बताना है, या फिर आपने एडवर्ब लिखना है जैसे डेली है या रेगुलरली, इनमें से एक आप करेंगे। हु जो है वो पर्सन के लिए होता है, यानी हु को रिमूव करके उसकी जगह पर आप किसी पर्सन का नाम लिखेंगे, और विच जो है वो थिंग के लिए होता है, चीज के लिए होता है, आप उसकी जगह पर चीज का नाम लिखेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप क्वेश्चन को स्टेटमेंट में तब्दील करना सीख जाएंगे तो क्वेश्चन की आंसर लिखना जो है पैसेज में से आपके लिए आसान हो जाएंगे, फुल मार्क्स आने के चांस बढ़ जाएंगे। और एक बात, अब जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन को छोड़ा हुआ था उसमें अब आपने क्या करना है, आपने ये सारे क्वेश्चन के जो आंसर आपने लिखे हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन पैराग्राफ को छोड़ के सारे आंसर आपने लिख देने हैं, तो आपकी एक जबरदस्त प्रेसी बन जाएगी। लेकिन उससे पहले आपने टाइटल लिखना है, टाइटल जरूर लिखना है, उसका एक नंबर होता है, उसको बोल्ड करके मार्कर के साथ जो है वो आपने लिखना है। टाइटल कैसे लिखते हैं, तो टाइटल अमूमन जो है वो जो पैराग्राफ है उसका थीम होता है, यानी मेन उसका मरकजी ख्याल होता है। लेकिन अगर आपको समझ ना आ रही हो कि इसका क्या मरकजी ख्याल है, तो फिर आप क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन में से आपको टाइटल भी मिल जाएगा। जैसे कि पहले क्वेश्चन में है व्हाई इज एजुकेशन इम्पोर्टेंट, तो अब आप इसमें लिख सकते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। आप इम्पोर्टेंस, एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस या मेरिट्स, डीमेरिट्स लिखकर आगे जो है ऑफ लिख के आगे उस चीज का नाम लिखेंगे जिसके बारे में जिक्र किया गया है। और फिर भी अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन में आपको मिल जाएंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे कि व्हाई इज एजुकेशन इम्पोर्टेंट, तो यहाँ पर इसका बनेगा इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। याद रहे कि आपने नाउन लिखना है, इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट जो है ये एडजेक्टिव है। तो आपने इम्पोर्टेंस लिखना है, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, ये टाइटल आप लिख देंगे। तो इस तरह टाइटल जो है वो आप क्वेश्चन में से ढूंढ सकते हैं, किसी क्वेश्चन में लाजमी उसके बारे में जो है वो दिया होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो पैराग्राफ की इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में जो है वो पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप क्वेश्चन में से देखें तो आपको टाइटल भी मिल जाएगा। अब हम इसकी प्रेसी लिख देंगे, और प्रेसी कैसे लिखनी है मैंने आपको बताया है कि सारे जो आंसर्स आपने लिखे हैं इनको इकट्ठा कर देंगे तो आपकी एक जबरदस्त प्रेसी बन जाएगी। लेकिन इसमें आपने अकॉर्डिंग टू द गिवन पैराग्राफ नहीं लिखना, जब नहीं लिखना तो फिर आपका हर सेंटेंस जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। तो इस तरह आपकी प्रेसी जो है वो जबरदस्त बन जाएगी और फुल मार्क्स इंशाल्लाह आपको मिलेंगे, और टाइटल भी आपने जरूर लिखना है, बोलना नहीं है। आपको अलहदा से टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको जो है वो इसका एडवांटेज होगा ताकि आपका टाइम भी बचेगा और आपकी समरी भी ज़बरदस्त, उसमें कोई मिस्टेक भी नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। मेरी आपके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अच्छे नंबरों से कामयाब करे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि वीडियो को फर्दर अच्छा किया जाए, बेहतर बनाया जा सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।